ये कहा जाता है कि कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही हैं जो बहकाते हैं लड़कियों को। ये बहुत सारी बातें चल रही हैं कि लव जिहाद और ये सब। देखिए, लव जिहाद की बात आप क्यों सोचते हैं कि केवल मुस्लिम लड़के फंसाते हैं? हिंदू लड़के नहीं फंसा रहे। मैं हिंदू लड़कों को बता रही हूँ। मैंने अभी एक सोनागाछी से लड़की निकाली है और वो हिंदू लड़का था जो उसको फंसा के बेच के आया। आप बुलडोजर घुमाएंगे कि लड़की छेड़ दी? क्यों भाई? बुलडोजर से उसके मकान ने थोड़ी छेड़ी थी, तो भेज दो जेल। उन वकीलों पे कार्रवाई करो जो बलात्कारी का मुकदमा लड़ते हैं, जो बलात्कारी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ट्रैफिकर को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का डिमांड कितना ज़्यादा है आपके हिसाब से? अगर रेड लाइट एरिया में बेचना है तो तब नहीं था पहले। आज से अगर मैं 15 साल पहले की बात करूं, उस समय कोई लेता नहीं था। लड़की फंसाओ, लाओ, बेच जाओ। रेड लाइट एरिया में क्या वो अपने शौक से नहीं कर रहे जो नहीं, कर? बिल्कुल भी नहीं। गंदे, बदबूदार, बचबचाते नालियाँ, गंदगी। वहीं पे एक चबूतरा, वहीं पे वो बैठी हैं, वहीं खाना खा रही है, वहीं यूज कंडोम फेंकता है, वहीं गुटखा थूकता है। तो वहाँ कौन मर्जी से आएगा? 15 से 20 कस्टमर जिसको अपने सर्वाइवल के लिए करने पड़े, कौन जाएगा? क्या इंडिया से बच्चे बाहर ट्रैफिक हो रहे हैं? 10-15 साल पुरानी बात करूँ तो छोटे बच्चे हो रहे थे बाहर, सऊदी में जा रहे थे बच्चे ऊँट दौड़ में। छोटे बच्चे को उस पे बांध दिया जाता था, ऊँट पे, और फिर ऊँट दौड़ कराई जाती थी। ऊँट जितना तेज़ दौड़ता था उतनी तेज़ बच्चा चीखता था, नन्हा सा बच्चा, और वो अल्टीमेटली दम तोड़ देता था जब तक वो अपने पॉइंट पे पहुँचेगा ऊँट। जो फांसी चढ़ाता वो चढ़ा दे। कि ये इस कदर नर पिशाच टाइप के लोग हैं, मतलब पूरे सऊदी के। भीख मांगने वाले बच्चे थे, दोनों पति पत्नी थे, बीच में बच्चा सुला रखा था, रात को किसी ने उठा लिया। बच्चा 5 घंटे बाद बरामद हुआ आके मेरठ, कहाँ से, सहारनपुर से लेके 5 लाख में बेच दिया था। 2 बच्चे हमको मिले। एक ऐसा था कि 7-8 साल का होगा, एक बहुत थोड़ा छोटा। कई दिन से मेरे वॉलंटियर उनको वॉच कर रहे थे, उनको भीख मांगनी आ नहीं गई थी। वो डरते डरते इधर उधर देखते और फिर किसी से भी मांगने लगते, अचानक फिर पीछे हट जाते। जो होगा ट्रैफिकर वो भाग गया, क्योंकि केवल सेक्स के लिए नहीं ट्रैफिक हो रहे हैं बच्चे तो भीख मांगने के लिए ट्रैफिक ज़्यादा हो रहे हैं। 2024 में इंडिया में 98,000 से भी ज़्यादा बच्चे मिसिंग रिपोर्ट हुए हैं। और क्या आपको पता है कि ये बात न्यूबॉर्न बेबीज़, इन्फेंट्स, इल्लीगली इन्हें भी हॉस्पिटल से ले लिया गया और उनको बेच दिया गया। मेरे साथ है अतुल शर्मा जी, जो बहुत ही कैंडिडली और बहुत ही ओपनली, और ये उनकी लाइफ है बेसिकली, जो जिनके साथ वो रोज़ डील करती है अपने एनजीओ के द्वारा। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, हेल्पिंग आउट प्रोस्टिट्यूट्स, सेविंग देयर लाइव्स, एंड ना जाने किस तरीके की चीज़ें लाइक सेक्स टूरिज्म, इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने आँखों से देखा है। सो लेट्स टॉक टू हर एंड डाइव डीप इनटू इट। वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विद मी शिवी जे। कैसे हैं आप अतुल जी? मैं अच्छी हूँ, बढ़िया। जब कोई ट्रैफिकिंग का नाम सुनता है तो उन्हें लगता है कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ है, बट क्या ये एक इंडस्ट्री है जो थ्राइव कर रहा है? देखिए, ये तो सोच के ही शायद कभी शुरू हुआ, तो इंडस्ट्री ही सोच के हुआ, क्योंकि विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा धन देने वाला है ये, जिसमें कुछ नहीं लगता। किसी बच्चे का जीवन दाव पे लगता है, किसी औरत का, किसी बच्ची का दाव पे लगता है, और लोगों की जेबें भरती हैं। तो इंडस्ट्री तो ये स्थापित हो गई है और अनकंडीशनल हो गई है। इसमें कोई शर्त नहीं है। एक बच्चे का जीवन है, जो वो बच्चा तो आपसे शर्त रख नहीं ना कि मुझे बदले में पैसे दो। एक औरत तो रख नहीं रही है आपसे, वो आपसे काम मांग रही है, कभी आपसे प्यार के आपकी झांसे मार रही है, कभी शादी के नाम पे आ रही है, तो वो तो आपसे कुछ भी नहीं मांग रही थी। तो कोई कंडीशन नहीं है इसकी। ट्रैफिकिंग के कुछ टर्म्स होते हैं जैसे हनी ट्रैप, फिर ग्रूमिंग, ये कुछ शब्द हैं, तो ये नहीं, ये बिल्कुल ट्रैफिकिंग को रिलेट नहीं करते। अच्छा। बिल्कुल भी ना हनी ट्रैप, ना ग्रूमिंग, ये सब कोई, ये शब्द ही अजीब चलन के मुझे समझ नहीं आते। हनी ट्रैप तो पहले भी विषकन्याएं होती थी, हाँ। है ना, राजा महाराजाओं के ज़माने में भी दुश्मन को फंसाने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती थी। और अगर मैं बाकी ग्रूमिंग की बात करें तो ग्रूमिंग अब तक कुछ और शब्द के लिए यूज़ होता था, अब अगर इसके लिए यूज़ किया जाए तो ये कहीं भी फिट नहीं होता है, बिल्कुल मिसफिट है ये। एक्चुअल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वहाँ केवल एक टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट। जो सॉफ्ट टारगेट है वो आपका पैसा देने का एक पाने का तरीका है, कहीं कुछ नहीं है। आपने कहीं देखना नहीं है कितनी सुंदर है कितनी नहीं, बस जो लड़की है
लड़का है, बच्चा है, कुछ भी है, औरत है, बस वो इस इंडस्ट्री के लिए मुफीद है। सबसे दुख की बात यह है कि इसमें ना सिर्फ औरतें बट बच्चे भी फंसते हाँ चले जा रहे हैं। हाँ। अभी मैं आज अभी देख रही हूँ कि ये दिल्ली से रिलेट कर रही है घटना, और दिल्ली से लेके पंजाब और इधर हरियाणा तक वो पहुँच रही है कि 30 बच्चे अभी तक जिनका जो मिले हैं, नवजात 15 से और 3 महीने तक के बच्चे जो कहीं से उठा के लाए जाते हैं, या कभी कभी ये कि किसी नर्सिंग होम जिनके साथ उनका टाई अप है कि वो बच्चा आपका सर्वाइव नहीं कर रहा है, बच्चे को सांस नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और वो आपके एक जो चाइल्ड केयर यूनिट है उनकी, उसमें उसको एडमिट कर दिया जाए। फिर कभी नहीं, बच्चा तो आई, वो सर्वाइव ही नहीं कर रहा है, मर गया बच्चा, माँ बाप रोते हुए चले आए। तो ये ऐसा है कि बच्चा मरा नहीं है। ये कितने उम्र का बच्चा है? ये 15 दिन से और 3 महीने तक के बच्चे। मैम, न्यूबॉर्न बेबीज? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चों से उनको ज़्यादा फ़ायदा है, पैसा ज़्यादा है। और इन बच्चों का जो जो जिन बच्चों की मैं बात कर रही हूँ आपसे, इनके लिए अगर गर्ल चाइल्ड है तो 3 से 5 लाख तक उनका रेट है, और जो मेल बॉय है, बेबी है, तो उसके लिए 5 से 8 लाख तक का। और 30 बच्चों का उनके पास अभी डाटा मिला है जिन्हें वो बेच चुके हैं। अब बताइए, वो नन्हा सा बच्चा तो बता भी नहीं पाएगा मेरी माँ कौन, मेरा बाप कौन, मेरा परिवार कौन है, कहाँ वो बेच दिए गए, क्या उनके साथ हो रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा। और नन्हा सा बच्चा क्या बता पाएगा? वो क्या उसके बता अपने पाएगा? माँ बाप भी उन्हें देखेंगे तो तो उस वो भी वक्त नहीं नहीं पहचान पहचान पाएंगे, पाएंगे। कैसे अब इसके बाद पहचान पाएंगे वो। हाँ। या फिर मैं एक बच्ची की बात करूं जिसका मैं आपको रिकॉर्ड भी दूंगी, जो 2012 में गायब हुई है, 3 साल 5 महीने की थी, जो ठीक से शायद अभी समझ भी नहीं रही थी कुछ, और वो आज तक नहीं मिली। उसका परिवार उसकी आशा नहीं छोड़ रहा है, भाई उसका आज यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कह रहा मेरी बहन ढूंढ दो। तो ये ऐसे सवाल हैं जो उन परिवारों के दिलो दिमाग में हमेशा रह जाते हैं। लेकिन वो जो ट्रैफिकर है उसको कोई मतलब नहीं है इस सबसे, उसको केवल अपने पैसे से मतलब है। और ट्रैफिकर कौन हो सकता है? वो कोई ट्रेंड लोग नहीं होते, कोई भी हो सकता है। जैसे मैं छोटी सी घटना से आपको बताऊंगी कि कैसे ये ट्रैफिकर सर्वाइव करता है। जहाँ स्पेशली कहाँ होती है, जहाँ रेड लाइट एरियाज हो। एक बच्ची के माँ बाप नहीं है, और 15-16 साल की लड़की है, और सबसे ज़्यादा तो मैं उसको नर पिशाच मानती हूँ कि जो भाई भाभी ने रखने से इनकार कर दिया, तुम कहीं भी चले जाओ, हमारे बस की नहीं है। भाभी ने कह दिया मेरे बस की इसकी रोटी बनानी, इसकी पालन पोषण करना बस की। 17 साल की बच्ची का तुम क्या करोगी? लेकिन भाई ने, हाँ ठीक है तो तुम जाओ, कपड़े भरे उसके थैले में कि मौसी के यहाँ चले जाओ, शाम का वक्त, सर्दियों के दिन। मौसी कहीं दूर गाँव में है। बच्ची बाहर निकली रोती हुई, और एक रिक्शे वाले से कहा कि अंकल मुझे कहीं ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ पे आज रात काट सकूँ, सुबह मैं अपनी मौसी के घर चली जाऊँगी जी। तो कहा ठीक है बैठो। वो लाता है, बाजार के मुहाने पे रोकता है, और बोला यहाँ चली जाओ, किसी भी कमरे पे जाना, वहाँ सब मेरे रिश्तेदार रहते हैं, और उनको मेरा ये नाम है, मेरा नाम बता देना, सुबह आके मैं, वो मुझे फ़ोन कर देंगी तुम किस कमरे पे हो, सुबह आके मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी घर छोड़ दूँगा। फ़ोन इसलिए कि ताकि वो अपना पैसा ले ले, कुछ नहीं करना पड़ा। एक बच्ची निकली। ये तो अच्छे लोग भी हैं जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा वो सूचना तंत्र भी है। तो हमको फ़ोन किया कि दीदी मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाऊँगा, लड़की चली जाएगी, मैं क्यों, मतलब मेरे कहने से क्यों रुकेगी? हाँ। जब उसको भरोसा दिला दिया गया कि ऊपर रिश्तेदार है, हाँ। और मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो मैंने कहा बेटा जो भी मेरे से समय लगेगा। मैंने अपनी नज़दीक में एक वॉलंटियर थी, उसको कहा कि तुम भाग के जाओ, अभी तेज़ी से किसी भी वाहन से जाओ, लड़की को पकड़ लो। लड़की ले ली खैर खबर में, मैं भी पहुँच गई इस बीच में। तब उसने बताया कि भी इस तरह हुआ है। तो अलग बात है कि मैंने मुकदमा लिखा है उस भाई के खिलाफ। मैं उन महिलाओं के लिए नहीं लिखती, लेकिन भाई के खिलाफ लगाया। तो बिना ये सोचे समझे हम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए रिश्ते भूल जाते हैं, हमारी भी गलती है। और ट्रैफिकर का केवल एक ही फोकस होता है कि वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है, जो उसे लगे अकेली तनहा बच्ची है, और अकेला बच्चा है, रो रहा है, बिसूर रहा है, इधर उधर देख रहा है कि कोई दिख नहीं रहा है, कहेंगे कि ये लो बिस्किट खा लो, हम तो तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँचा देंगे। कुछ ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं जिनका मैं आपसे क्या जिक्र करूं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं करूं या ना करूं। लेकिन मेरे कुछ वॉलंटियर्स मैं हमेशा रेलवे स्टेशन पर रखती हूँ, 2-2 करके। हाँ। गाजियाबाद से लेकर और सहारनपुर तक 9 जिलों को कवर करते हैं। हाँ। चाहे वो बागपत भी हो साइड में हट के, या नोएडा भी हो। तो अचानक मैं ये भी कहती हूँ कि मुझे कुछ इंट्यूशन भी होता है, कभी कोई खतरे में है तो जैसे ऊपर वाला कह देता है कि तू भले ही नास्ती के मेरा दिया नहीं जलाती, पर जाके देख।
तो ऑफिस से मैं निकल रही थी, मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने कहा चलो अभी तो सर्दी है, कोई बात नहीं, आज देख के आते हैं ये क्या कर रहे हैं गाज़ियाबाद वाले, इनको बहुत दिन हो गए देखे हुए। तो एक ट्रेन जो भी खड़ी थी, हम उसमें बैठ गए, बिना ये सोचे कि भाई हम रिज़र्व डिब्बे में घुस रहे हैं, हमें क्या टीटी कहेगा क्या नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा, लेकिन क्योंकि कोई हमारी इंतज़ार कर रहा था, हम उसमें बैठे। गाज़ियाबाद तक के हमको 300 रुपये पेनल्टी देनी पड़ी कि हम उसमें घुस गए, पर कोई बात नहीं। जैसे ही हम उतरे, तो अभी हम अपने वॉलंटियर को ढूँढ भी नहीं पाए थे कि एक महिला इतनी सर्दी में केवल उसने एक पेटीकोट जैसा पहन रखा था और एक ऊपर कुर्ती जैसी पहन रखी थी, कोई दुपट्टा नहीं, कोई स्वेटर नहीं, कुछ नहीं। उसने एक बच्चा बिठाया नीचे, बच्चे के तन पे केवल एक बनियान था, अंडरवियर भी नहीं था, और पैर में एक धागा काला सा बंधा हुआ था, और वो बस ऐसे निढाल सा बैठा था, और वो वहाँ से चली गई। मैंने कहा कुछ देर रुको, देखते हैं ये क्या करती है, इतना ठंड में बच्चा है, इसके लिए फिर कुछ कपड़े खरीदेंगे। तो वो उधर से जा रही थी कोसीकला एक्सप्रेस, हाँ। अच्छा भाई, वो उसमें चढ़ गई, वो एक्सप्रेस थी, उसमें चढ़ गई, उतरी नहीं, उतरे कैसे, वो तो रनिंग में रहती है, मतलब गाज़ियाबाद हल्का सा मंदी होती है केवल, और उसमें चढ़ गई दौड़ के। अभी मैंने कहा 5 मिनट इंतज़ार किया, 10 मिनट इंतज़ार किया, मैंने कहा भीख मांगने वाली लेके जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। फिर इतने में हमारे वॉलंटियर भी हमको देख के आ गए, तो मैंने कहा भाई बहुत जल्दी इसके लिए चाय लाओ, 1 साल के करीब का बच्चा था, और कुछ बिस्किट के पैकेट वैकेट लाओ, क्योंकि ऐसे बिल्कुल पेट भी इतना सा हो रहा था, पता नहीं कब से नहीं खाया उस बच्चे ने। हाँ। अब वो उसका बच्चा था, किसका बच्चा था मुझे नहीं मालूम, तो हम उसे चाय में घोल के बिस्किट दिए, हमने ऐसे ही डाल दिए, जो भी हो, हमें एक चम्मच से खिलाओ, इसकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो बच्चा एक पूरा बिस्किट का पैकेट खा गया, 2 गिलास चाय भी पी गया, उसको थोड़ा सांस आया और वो सो गया। इस बीच बच्चे गर्म कपड़े ले आए बाहर से जाके, बाज़ार से, तो उसको गर्म कपड़े वपड़े बनाए, तो सो गया बिल्कुल। ना उसने माँ को याद किया ना किसी को, ऐसे कैसे हम लेके उसको अपने ऑफिस आ गए। मैं बहुत समय इंतज़ार किया, फिर हमने देखा कि वो एक अलग कम्युनिटी से था, ये सब पता लग रहा था, तो हमने कहा भाई मैं इसको, मतलब मैं तुम्हारे चैनल के, इसके पॉडकास्ट के मुताबिक बियॉन्ड द लिमिट जाके मैं इस बच्चे को कहीं घर दिलाना है मुझे, हाँ। मुझे नहीं पता ये किसका है। तो उसका कोई इंतज़ार कर रहा था जैसे, और एक फैमिली हमारे पास आई, तो वैसे ही यूँ ही बच्चा खेल रहा था एक तरफ, उसे एक बार भी याद नहीं किया कि जैसे मेरी माँ रोए या पेट भर गया तो अब कुछ कहे, गर्म कपड़े, वो सब उसकी फ़ोटोज़ वोटोज़ सब हैं हमारे पास। तो मैंने कहा कि भाई, उन्होंने मुझसे कहा कि बहन जी इतने अच्छे काम करती हो, कभी लिमिट से बाहर जाके एक बच्चा हमें दे दो। बरसों बीत गए, बच्चे का मुँह भी नहीं देखा किसी का, और हर बार जब भी कंसीव करती है अबॉर्शन हो जाता है, और संयोग से वो उसी कम्युनिटी का बच्चा था। मैंने बिना सोचे, मैंने कहा कोई क्या कहेगा, क्या मुझे कहेगा, बिना उससे मैंने कहा उनको बच्चा थमा दिया। कहा जो लीगल, सबने मुझे कहा भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बिना दे रही हो, फँस जाएँगे। मैंने कहा कुछ नहीं फँसना मुझे, फँस जाएँगे तो फँस जाएँगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, बच्चों को इस वक्त घर चाहिए। मैंने दे दिया, और एक बेहतरीन, उसका इंतज़ार कर रहा था उसका जीवन, उसको एक बहुत बेहतरीन स्कूल में, क्योंकि वो शहर के नामचीन लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहा है, और एक अच्छा जीवन उसके पास है आज। तो लेकिन ये मैं सोचती हूँ कि वो उस माँ का बच्चा तो कम से कम नहीं था, या अगर उस माँ का भी हो, तो क्या भूख ऐसी चीज़ है कि जो माँ को बच्चे से अलग कर दे? अगर तू भूखी थी तो ये बच्चा भी तो भूखा था। हाँ। तो मुझे नहीं समझ में आया। ये ऐसे भी हैं कि प्लेटफॉर्म से उठाते हैं, या अभी ऐसे घटना हुई है कि सहारनपुर से बच्चा उठाया, भीख मांगने वाले बच्चे थे, दोनों पति पत्नी थे, बीच में बच्चा सुला रखा था, रात को किसी ने उठा लिया, अब वो सुबह उन्होंने वहाँ बवाल मचाया, जीआरपी में हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। तो खैर कभी कभी जीआरपी तो बहुत अच्छा काम करती है, अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ। आरपीएफ भी, जीआरपी भी, हाँ। मैं हमेशा उनसे मदद लेती हूँ, हाँ। वो भी हमें सूचनाएं देते हैं। तो बच्चा 5 घंटे बाद बरामद हुआ आके मेरठ, कहाँ से, सहारनपुर से लेके 5 लाख में बेच दिया था, इतनी सी वाह। देर में। इसका मतलब पहले से तय था, पहले से पैसे आ चुके, पहले से सब कुछ हो चुका, बस बच्चा ढूंढने की देर हाँ। है ना। जैसे कोई सामान है कि मैं तुमको पैसे हाँ। दे दूं कि मेरे लिए ये सामान लेते आना, मिल जाए तो हाँ। बस कोई भी बच्चा उठाओ, जो उठाओ भी और दे थोड़ा दो। दे दो। जो विरोध करने की स्थिति में ना हो, जो बताने की स्थिति ना हो, हमें को 2 दिन रोएगा, 3 दिन माँ को याद करके रोएगा। सवाल मेरा ये है कि अगर आप होम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते इसको चेंज करने के लिए? देखिए बड़ी सीधी सी बात है, हम्म। मेरा सीधा सा इसमें ये सवाल सरकारों से बार बार है कि पहली बात तो ये कानून सन 56 में बन गया, तो आपकी नज़रों से कैसे आप गुमराह हो रहे हो? आप उस कानून को एक बार भी देखते क्यों नहीं? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उसको देखती क्यों नहीं? और नए-नए कानून जो आ रहे हैं, मैं तो अगर कहीं कभी होती, तो मैं सबसे पहले ये कानून में ये अमेंडमेंट तो कभी नहीं होने देती। जैसे अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अकेली औरत का घर कोठा नहीं होता।
ये कैसा जवाब है? इतनी मतलब बड़ी कानून की पालन करने वाली एजेंसी और ऐसा जवाब। मतलब मैं समझी नहीं कि अभी अभी ताजा तरीन उनका वो आया है किसी हाँ, उसमें फैसला, और उसमें जो टैगलाइन है वो ये है, किसी अकेली औरत का घर कोठा नहीं कहा जा सकता। पर आपके यानी हिसाब से वो मतलब अगर सेक्स वर्क करके भी अपना पेट पाल रही है तो ये इलीगल नहीं है। ओह, तो फिर तो कोई भी औरत फैमिली में से आएगी, कमरा लेगी और वहां सेक्स वर्क करेगी, अपने घर चली जाएगी। फिर कहाँ रह गई ये? आपने कह दिया। फिर आपने कह दिया लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई बुरी बात नहीं है, शादीशुदा होते हुए भी। अभी तक तो इसको आप एडल्ट्री में गिन रहे थे। अभी तक तो ये मुकदमा होने की बात थी कि पत्नी के रहते पति दूसरे से संपर्क रखेगा तो ये एडल्ट्री का मुकदमा हो जाएगा उस पर। अब आप कह रहे हैं कि नहीं रह सकता है वो। इसमें औरत कहाँ है? पूरे जो मामला है इसमें कहीं औरत भी है कि औरत भी रह सकती है? वो लिव इन जवाब आप नहीं देते। लिव इन रिलेशनशिप तो तब हुआ ना जब एक लड़का और एक लड़की सहमति से आपस में रह रहे वो हैं। रह रहे हैं, हाँ लेकिन एक स्त्री और पुरुष रहे ये नहीं समझ में आता मुझे। जो हाँ शादीशुदा कि अच्छा शादीशुदा पुरुष किसी के साथ रहता है तो वो इलीगल नहीं है। अच्छा सहमति से रेप, मैरिटल रेप को हटा दिया है हम्म कि ये क्या आप कहती हैं? मैरिटल रेप नहीं है। मैरिटल रेप इस कदर है, इतनी भयावह स्थिति में औरतें मेरे पास आती हैं कि जिनको ये भी उस समय नहीं लगता कि हम इनको अपने कपड़े खोल के दिखाएं या ना दिखाएं। उसमें उनको केवल वो दर्द और वो पीड़ा उसका एहसास वो हमें कराना चाहते हैं कि मैं इस हालत में हूँ, मैं उस आदमी से पीछा नहीं छुड़ा सकती, मेरे माता पिता मुझे नहीं छुड़ाने देंगे, मेरे घर की गरीबी मुझे नहीं छुड़ाने देगी, मैं इससे कैसे बचूँ? इलीगल सेक्स है, कुछ भी है, कुछ भी जिसका मैं जिक्र शायद इस पे ना कर सकूँ। मेरे मुझसे नहीं कहा जाता है। और इस हालत में वो लड़की आई कि कभी भी ये नहीं होता है कि एक कॉमन सेक्स करे वो मेरे साथ। वो इतना गंदा करता है कि मुझे उल्टियाँ लग जाती हैं, और उल्टी लगें तो मुझे मारता है फिर। उसके बाद भी मारेगा, और ये हर रात की बात है, और बाहर सब सुनते हैं, हमारा शोर सुनते हैं, हमारे साथ कह रहे सभी पति ऐसे करते हैं। ये हमारी फैमिली का कहना है। ये मैरिटल रेप नहीं है। अगर औरत की सहमति नहीं है, जहाँ से एक तरफ आप कहते हैं जहाँ सहमति नहीं है वो रेप है और मैरिटल रेप नहीं है। इसका मतलब आप खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं कि सहमति से आप कहीं भी करो, सड़क पे जाओ, कहीं भी जाओ, होटल में जाओ, कुछ भी करो। तो फिर ये एस्कॉर्ट सर्विसेज और कॉल गर्ल्स कहाँ गलत हैं? ये भी गलत नहीं है, ये भी तो किसी एक ही कमरे में है ना। हाँ, कानून में थोड़ी खामी थी पहले से भी कि किसी एक कमरे में दो या दो से अधिक स्त्री या दो से अधिक पुरुष अगर सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं तो वो वेश्यावृत्ति है। ऐसा तो संभव ही नहीं है कहीं भी, चाहे पर्दा हो, कुछ तो है। तो अब आप उसको भी सहमति दे रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं। एक तरफ तो आपने तो खुला दे दिया, फिर कौन पकड़ेगा? कौन इन पे बात करेगा? कोई नहीं करता। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का डिमांड कितना ज्यादा है आपके हिसाब से? देखिए, एक टाइम था वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, तब नहीं था, बहुत कम था। लड़की चाहिए थी उनको, कौन पाल पोस के बड़ा करे। मैं अलग अलग उसमें बात करूंगी कि अगर रेड लाइट एरिया में बेचना है तो तब नहीं था पहले। आज से अगर मैं 15 साल पहले की बात करूं तो इसलिए नहीं था कि अरे अब इसको बड़ा करो, इस पर खर्चा करो, इसको ग्रूमिंग करो, तब जाके ये कहीं बाजार में बैठने लायक होगी। अब वो रिस्क उस समय कोई लेता नहीं था। ये लड़की फंसाओ, लाओ, बेच जाओ। अभी क्या है, जितना छोटा बच्चा उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। जैसे किस उम्र से किस उम्र तक? मिल जाए 15 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का, 4 महीने का, 2 साल की, 3 साल का। क्या हॉस्पिटल्स भी इन्वॉल्व होते हैं ये देखिए, 15 से हॉस्पिटल 30? इसमें तो कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा, लेकिन अभी तो ये ताज़ा तरीन आज की घटना है कि जहाँ 30 बच्चे हैं, हॉस्पिटल इन्वॉल्व है, डॉक्टर इन्वॉल्व है उसमें, और 30 बच्चे जो 15 से 3 महीने तक के बच्चे हैं उनको बेच दिया गया। नहीं पता लग रहा कहाँ है वो। अब कमिंग बैक टू कि अब ये 15 से 3 महीने के बच्चे, फिर उसके बाद एज ग्रुप स्टार्ट होता है 3 महीने से। हाँ, फिर आगे बढ़े हाँ कि 3 साल की बच्ची गायब हुई है, 3 साल 5 महीने की बच्ची। मैं वो उन बच्चों की बात कर रही हूँ कि जिनका रिकॉर्ड है, जिनकी बात चल रही है। मैंने लगभग 3000 बच्चे वो देखे कि जिनको ट्रैफिक करके लाया गया, वो भटक गए, घर नहीं मिल रहा था, किसी ने पकड़ा अपने साथ ले गया। ये अलग बात है कि उसको क्या, जो उसका वो था, शायद डर गया या क्या हुआ। जैसे एक छोटी सी घटना से इसको प्रूव करती हूँ कि एक बच्ची, मैंने कहा ना जीआरपी और ये सब बहुत मैं सैल्यूट करती हूँ कि आज भी लोग हैं। एक बच्ची छोटी सी 2.5-3 साल की, ठीक से बोल भी नहीं पा रही है अभी, हाँ प्यारी सी, सुंदर सी, और कपड़ों से लग रही थी कि अच्छे खासे घर की लड़की है। मेरठ स्टेशन पे कोई बंदा लेके उतरता है, सीधा जीआरपी जाता है कि सर इस बच्ची को हम
बरेली से यहाँ तक देख रहे हैं। और पहले तो इसके साथ कोई बैठा था, हम्म। लेकिन हम लगातार उससे पूछ रहे थे कौन है, ये क्या लगती है तुम्हारी, अरे बड़ी प्यारी बच्ची है। तो बच्ची सहमी हुई थी, ठीक से बता नहीं पा रही थी कुछ भी। हमने बिस्किट दिया, उसने नहीं खाया, तो वो कुछ भी नहीं कर रही थी। तो वो आदमी बाथरूम करने के बहाने गया, फिर लौटा नहीं। तो हमने इसे सेफली अपने पास बिठा लिया। हाँ। हम अपनी फैमिली के साथ आगे जा रहे थे दिल्ली, हाँ। लेकिन हम यहाँ उतरे इसलिए हैं, हम दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं, बस से चले जाएंगे, लेकिन पहले बच्ची सुरक्षित हो सकता है कहीं हम दूर निकल जाएं। जीआरपी ने तुरंत हमारे लोगों को फ़ोन किया कि एक बच्चा है, देखो थोड़ा काउंसलिंग करके। तो काउंसलिंग तो उस बच्चे की क्या करते हैं, थोड़ी सी कुछ तुतलाए, कुछ ना मम्मी पापा का नाम बताती थी, लेकिन मम्मी का नहीं बता पा रही थी, पता नहीं क्या बात थी। और तो कैसे पूछें, शहर का नाम नहीं बता पा रही थी। बता तो शायद वो रही थी, लेकिन उसकी तुतलाहट से हमको समझ नहीं आ रहा था। और थोड़ा सा तुतला रही थी। और फिर मैंने उससे कहा, अच्छा पढ़ती हो? तो उसने कहा हाँ। अब इनके स्कूल का नाम बताओ। तो उसने अपना बताया। मैंने कहा तुम्हारा नहीं, जिस स्कूल में तुम पढ़ती हो उसे बताओ। तो वो ठीक से नहीं बता पा रही थी, लेकिन उसने कहा बचपन, जो हमें उसके होठ की उससे पहचान हुई। बहुत ज़्यादा तुतलाती थी, छोटी थी, 2.5 साल की। मैंने कहा ये शायद बचपन प्ले स्कूल कहना चाहती है। तो उसने कहा हाँ सुना। जैसे मैंने अपने वॉलंटियर को कहा, मैंने कहा कहीं बचपन प्ले स्कूल की तो कोई बच्ची नहीं। फिर उसने कहा हाँ 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 हाँ। और फिर उसने कहा कि बरेली, मतलब बरेली नहीं कह रही थी, लेकिन बेली कह रही थी वो, ऐसे करके। तो मैंने कहा कितने से देर लगी, हमने ज़रा सी देर में बचपन प्ले स्कूल को सीधे इसमें नेट से खोज के फ़ोन किया। हमने कहा एक बच्ची है, नाम नहीं बता रही है अपना, और बहुत घबराई हुई है, छोटी सी। बोले मैडम आपने तो मेरी सारी परेशानी सॉल्व कर दी, मेरा तो स्कूल बंद होने वाला था, बड़े लोग हैं वो। हाँ। और उन्होंने पूरा शहर गुंजा रखा है और कहा कि स्कूल को बंद कराओ, इन्होंने बच्चा बेच दिया, इतना हम पे इल्ज़ाम लग रहा है। मैंने कहा बच्चा तुम्हारे स्कूल से निकला कैसे? बोले हमारे स्कूल से नहीं निकला वो, बच्चे को तो हम उसमें बिठा चुके, हमारे हिसाब से तो हमने उस बच्चे को निकाल दिया था, उसके हैंड ओवर कर दिया था, वो कैसे भटकी वहाँ से हमें नहीं पता, ये नहीं हमें समझ आया। हाँ। किसी ने स्कूल के बाहर से उसको टारगेट कर लिया बच्ची को। हाँ। वो अलग कहानी है कि वो किस कदर वो हमारे पैरों में गिर रहे थे, कैसे रो रहे थे। पर थैंक गॉड कि कौन उसे लेके जा रहा था, कोई ट्रैफिक है, और क्या पता वही वहीं से स्कूल के बाहर से उसको कब से फॉलो कर रहा था और वहाँ से लेके आ गया। उसका इतनी प्यारी थी, इतनी गोरी चिट्टी सुंदर सी लड़की थी, क्यों टारगेट? इनका सबसे सॉफ्ट टारगेट वो है 3 साल और 5 साल का, तो क्योंकि वो बच्चा विरोध करने की स्थिति में, एक थप्पड़ मारो चुप हो जाएगा, हाँ। दोबारा नहीं बोलेगा। हाँ। तो और फिर कहेगा भी नहीं, एक बार मम्मा करके रोया तो मार दिया तुमने, घबरा जाएगा इतने से में। और वो घबराहट मैं ऐसे बच्चों के देखती हूँ, क्योंकि वो हमसे डरते हैं। हाँ। क्योंकि जो बच्चे डरते हैं, तो फिर बहुत प्यार से भी मैंने अगर किसी बच्चे को पूछा, मैंने कहा बेटा मैं मेरी अच्छी शक्ल नहीं है मेरी, देखता रहा एक बच्चा, लड़का था, मारोगी? उसने कहा, मैंने उसे कैसे कस के गोद में लिया, ज़बरदस्ती लिया। मैंने कहा बेटा मैं नहीं मारूंगी। अच्छा, मैंने कहा तुम मुझे मारो। नहीं नहीं तुम बड़ी हो, ऐसे उसने मुझे कहा। मेरे लिए मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी। और 2-3 दिन में खुल गया वो बच्चा। क्या हुआ था उसके साथ? वो पता नहीं उसको कौन लाया, ये नहीं उसको याद। वो ये कहता है कि बस मुझे तो ट्रेन में बिठा दिया था, वो अंकल ने ट्रेन में बिठा दिया था, टॉफ़ी दी थी, अंकल ने ट्रेन में बिठा दिया। फिर मैं उतर गया कहीं, वो खुद से उतरा बच्चा। या तो आदमी जो उसे लेके जा रहा था वो कोई बाथरूम गया हो, कुछ कह गया हो उसको, लेकिन वो ट्रेन रुकती, मेरठ स्टेशन पे काफ़ी ट्रेन रुकती हैं, ट्रेन का वो कैसे नाम बताएगा इतना छोटा बच्चा। वो उतर गया, और उतरने के बाद हमारे वॉलंटियर्स भी रहते ही हैं हमेशा, 2-2 वॉलंटियर हमारे स्टेशन पे छोड़ के रखते हैं। उन्होंने बच्चे को पूछा वूछा, कुछ नहीं बता रहा था। और अभी इतनी तो हमें थोड़ी पहचान है कि कौन बच्चा इस समय खतरे में है। ये जो बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि इनको ट्रैफिक किया, ये रिहैबिलिटेशन सेंटर में गए और वापस से इनकी ट्रैफिकिंग हो गई, ऐसा भी होता है? नहीं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में तो जाते ही नहीं है बच्चे। अच्छा। ये जाएंगे तो फिर चिल्ड्रन होम में जाएंगे, जिनके घर का हम नहीं पता लगा पाते। अच्छा। जिस मैं उसको अनाथ आश्रम नहीं कहती हूँ, लेकिन क्योंकि माँ बाप तो हैं उनके जहाँ भी हैं, और प्रभु करे वो मिले बच्चे के माँ बाप, वो सब उसमें जाते हैं चिल्ड्रन होम में। वहाँ उनकी पढ़ाई की व्यवस्था है, बाकायदा उनके साथ होम गार्ड जाते हैं, स्कूल लेके जाएंगे आएंगे पूरी सुरक्षा के साथ, अच्छे से रखे जाते हैं। तो अब कहीं कोई विपरीत हो बात तो अलग है, लेकिन मेरे यहाँ सरकारी होम जो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। बच्चों को बस पढ़ाया लिखाया जा रहा है। मगर कोई ना कोई, जैसे 2 बच्चे हमको मिले,
एक ऐसा था कि 7-8 साल का होगा, एक और थोड़ा छोटा। हम्म कई दिन से मेरे वॉलंटियर उनको वॉच कर रहे थे। हम्म उनको भीख मांगनी आ नहीं रही थी। हम्म मतलब वो डरते-डरते इधर-उधर देखते और फिर किसी से भी माँगने लगते अचानक, फिर पीछे हट जाते। हम्म तो उन्होंने मुझसे ये कहा, एक लड़का और एक लड़की हमेशा रखती है, एक महिला, एक लड़का। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है, वो लड़का बोला कि कोई इनको देख रहा है। हम्म तो ये बच्चे जा कहीं नहीं रहे। हम्म जैसे हम इसे लेके चलने को होते तो वो भाग जाते हैं। हम्म तो मैंने कहा अच्छा चलो आज हम देखते हैं। हमने जीआरपी को भी कहा, मैंने कहा आप एक अभियान करो कि फटाफट इन बच्चों को उठाना शुरू करो। तो उन्होंने जैसे ही करा तो जो होगा ट्रैफिकर वो भाग गया। हम्म क्योंकि केवल सेक्स के लिए नहीं ट्रैफिक हो रहे हैं बच्चे, बच्चे तो भीख मांगने के लिए ट्रैफिक ज़्यादा हो रहे हैं। हम्म तो वो बच्चे उन्होंने कैप्चर किए। बच्चों को हम ऑफिस में लाए, थोड़ी काउंसलिंग शुरू हुई। तो उन्होंने कहा एक भैया है हम्म जो हमसे भीख मंगवाते हैं, हम्म अभी हमें आती नहीं है। हम्म मैंने कहा क्यों नहीं आती? हम्म अरे हम कोई भीख थोड़ी मांगते हैं, हम तो स्कूल में पढ़ते थे। फिर मैंने कहा यहाँ कैसे आ गए, क्योंकि 7-8 साल का बच्चा तेज था, स्कूल में भी जा रहा था। बोले वो पता नहीं वो भैया ले आए हमें और अब मारते हैं कि चलो भीख मांग के लाओ, चलो पैसे मांगो सबसे। हम्म और वो खड़े रहते हैं, अगर हम भागने, मैंने कहा तुम भाग जाओ, बोले भागने की कोशिश करें तो वो हमें देख रहे हैं वो। तो वो फिर मतलब आप सोचो कैसे वो दोनों बच्चे, मैं भेज दूंगी उनका भी मैं आपको। ये कोई भैया है जो मंगवाता है भीख। उसके बाद हमने कई बच्चों को पकड़ा, सबने कहा एक भैया है जिनसे भीख मंगवाता है। कई सारे बच्चे हमने निकाले फिर उसके बाद। तो खाली वो सेक्स के लिए तो लड़की जा सकती है, लेकिन लड़कों को ज़्यादातर भीख मांगने के लिए ट्रैफिक किया जा रहा तो है। मारो ये पीटो। आपने कहा 3 से 5 साल के एज ग्रुप का, इनका हाँ, कितना, ये कितने में बिक जाते हैं? देखिए जो भीख मांगने के लिए बेचे जा रहे हैं उनके ग्रुप के हिसाब से है। हाँ। हम लोग 3 से 5 लाख में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो तो लॉन्ग टाइम तक देंगे आपको पैसा। हम्म ये कम रैकेट मत समझिए भीख मांगने का, बहुत बड़ा रैकेट है, हम्म बहुत पैसा देने वाला है। हम्म अगर थोड़ा सा बैक में आप चले जाओ तो दिल्ली को छोड़ दो, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, ये ऐसे शहर थे कि जिनमें चौराहों पे कोई भिखारी नहीं था। हाँ आज से 10 साल पहले था, हाँ कम से कम मेरे शहर में कोई नहीं था। हाँ और आज हर चौराहे पे इतने भिखारी हैं, इतने बच्चे वाली औरतें हैं, बच्चे वाली लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं, मासूम सी लड़कियां हैं, हम्म ढेरों हैं। हम्म तो कहाँ से आई ये बच्चे? अचानक भिखारी बन गए सब। हम्म क्यों ऐसे तेजी से? कौन वो माँ बाप हैं कि जो अपने बच्चे को, मैं कहती हूँ कि जैसे उस पागल सी महिला, वो बिल्कुल उसको हमने जरा सा काउंसिल किया, जरा सा कहा तो उसने कह दिया स्कूल जाएंगे, ऐसे कुछ। मैंने कहा स्कूल जाएंगे, ठीक है जाओ। हम्म स्लो लर्नर टाइप की है, ऐसे गाल पे यूँ हाथ लगाए, इनकी मैं फोटो बच्चों को दिखा रही थी, जाओ। एक बार भी उसने विरोध नहीं किया, लेकिन उसकी नानी थी, उसने कहा नहीं जी आप करोगी तो अच्छा ही करोगी हमारे लिए। ये मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपने माँ बाप मतलब बच्चों को भेज रहा होगा, कोई तो है कि जो इस रैकेट को पूरे को चला रहा है। हम्म कहाँ है रात को चले जाते। एक लड़की है चौराहे में भीख मांगती है बैसाखी लेके। मैंने कहा पक्का ये पैर से ठीक है, हम्म कहीं रुक के इसको 2-4 दिन इसको वॉच करो। हाँ एक दो को कहा, तो वो जैसे ही चौराहे से रेड लाइट ग्रीन लाइट होती थी और गाड़ियाँ गुजर जाए, वो आराम से उस पर बैठ जाती थी फुटपाथ हम्म पे। जब रेड लाइट होगी तो फिर खड़ी हो जाऊंगी बैसाखी। तो इधर उधर घूम रही है या चाय लेने चली गई बिना बैसाखी के। तो हमने ये उसकी वीडियो लोग जो बनाई। होते हैं कि हम कार साफ कर देते हैं, हम तो पैसा कमा रहे हैं, तो ये सब बेसिकली अब आजकल ऐसा ये हो गया भीख है है, कि हाँ, ये भी है, ट्रैफिक बिल्कुल, बच्चे ही हैं। बिल्कुल। अभी एक लड़की मिली है हमको, होगी उसकी 25-26 साल की उम्र। सुंदर सी है, पूरे मेकअप में है, मांग भर रखी है पूरी, लिपस्टिक, काजल वाजल सब फिट फोर एकदम ठीक ठाक से सूट पहन रही है और भीख मांग रही है और उंगलियों में काफी सारे पैसे दबा रखे हैं। हम्म ये ट्रैफिकर हैं। आप मत समझिए कि भीख मांगने के लिए खड़ी है। सुबह से भीख मांगने वाले बच्चे पे मेकअप करने का टाइम नहीं है। हम्म उसको तो चाय भी कहीं तब पी सकते हैं कि जब छुपा के 1-2 रुपया बचा ले। हम्म और वो सुबह सुबह इतना मेकअप करके इसके लिए निकलेगी। हम्म ये बड़े ऐसी चीजें हो गई हैं कि मैं नहीं मानती कि जितने किन्नर हैं वो सड़कों पे भीख मांगते हो, हम्म लेकिन आज मांग रहे हैं। ये कौन चेक करेगा कि वो किन्नर हैं या नहीं? हम्म। तो ये किन्नर कम्युनिटी को प्रॉब्लम नहीं होती कि जब कोई इस तरीके से ड्रेसअप कर लेता है, क्योंकि उनकी भी कम्युनिटी स्ट्रांग है। देखिए स्ट्रांग है, उन्हीं के तो हैं वो सब, वो भेजे हुए तो उन्हीं के हैं सब। ओह, वो कोई भीख मांगने वाले गैंग के थोड़े ही हैं। क्या बात वो कर क्यों रहे हैं। करेंगे विरोध?
भाई मैं किसी को बना के भेजूंगी तो मैं उसका विरोध क्यों करूंगी जाके, वरना वो 2 दिन में आके नहीं कूट देंगे, चौराहों पे पीटने लगेंगे। वो तो अच्छे खासे आदमी पे हाथ उठा देते हैं, तो उनको नहीं करेंगे जो लड़के बन के भीख मांग रहे हैं। तो ये सबने, ये जो ट्रैफिकिंग का ऐसा स्वरूप आया है अचानक सामने पिछले 10-15 साल में, कि उनको मानव में पैसा दिख गया है, इंसान में पैसा दिख गया है। जो सॉफ्ट दिख जाए, जिसकी ज़रूरत हो, या जो अपनी ज़रूरतें बताने में एक्सपर्ट ना हो, ऐसे को सॉफ्ट टारगेट मानो और उठा लो। मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग है, हम्म। क्योंकि किन्नर कम्युनिटी को तो लोग एक अलग रूप में देखते हैं। उनका कहा जाता है कि आप उनको जितना दान दो उतना अच्छा, तो उन्हीं की कम्युनिटी से वो भेज देखिए, देते अगर हैं। ये अब अगर कितना आपने, अगर पता नहीं देखा है नहीं देखा, लेकिन घर में पूछ के देखना, किसी के घर में बच्चा हो, शादी हो, बहुत ज़्यादती करते हैं भी। हाँ 51,000 चाहिए, 21,000 चाहिए, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, कपड़े उतार दूंगी, ये ज़बरदस्ती हो। एक टाइम ऐसा था, अगर हम अपना याद करें तो हमें अभी तक भी याद है कि एक हमारे यहाँ आती थी, आस पड़ोस में कुछ भी होता था, इतना अच्छा उनका स्वभाव था, और कहती अरे तेरा बच्चा जीता रहे, दुनिया भर के वो आशीष देती थी, और जो दे दिया भाई, उस समय आटा गुड़ ये सब देने का चलन था, पैसे वैसे का इतना नहीं था, हाँ 2-4 रुपए देती, तो ऐसे माथे से लगा के फिर उस बच्चे के ऊपर वार के तब वो रखती थी, बहुत तरीके से करके, शादी हो तो बहू के ऊपर वार के, सब चीज़ करके। पर ये अब जो चलन चला है, अब देखो क्यों जबरदस्ती आएंगे, जबकि अब उनको भी पता है, जो पढ़े लिखे किन्नर हैं वो कहाँ नहीं पहुँच रहे। अभी गोरखपुर के मेयर बनी वो, या लक्ष्मी हैं जिनके ऊपर फिल्म भी बनी है, हाँ या अभी मेरे साथ मुंबई में एक को सम्मानित किया गया, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, अच्छा सा, और बड़ी खूबसूरत हो, मतलब उन्होंने, और उनके परिवार ने उनको बिल्कुल नेगलेक्ट किया, मार पीट के निकाल दिया कि तुम कुछ नहीं हो, लेकिन आज वो 5 तो PhD हैं उनकी, अलग अलग उसमें, और अच्छा खासा बोली अब मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रही हूँ, मतलब जो मैं पैसा कमा रही हूँ उन पे लगा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ बच्चों को। ऐसे जो बच्चे हैं, ये तो घरों में से ले आते थे उस समय बच्चे, अगर किसी के घर पता लग जाए किन्नर बच्चा, उसको बस्ती ले आते थे। तो अब तो आपको थर्ड जेंडर का दे दिया गया है, पढ़ो लिखो कामयाब हो नौकरी मिलेगी, कोई क्यों नहीं देगा जब आपका आरक्षण है। मगर उसके लिए सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। देखिए, आरक्षण आपने लागू कर दिया, आपने कह दिया कि ये किन्नर के लिए है, और थर्ड जेंडर भी फॉर्म में दे दिया कि इसे भर दो, मगर कौन आ रहा है सामने, एक तो बता दो। गिनती के ये 5-7 लोगों को छोड़ के, जो हाईली एजुकेटेड हुए, उनको छोड़ के आप बाकी बता दो कहाँ हैं, क्योंकि आपने प्रयास ही नहीं किया। एक बच्चा जो किन्नर हो गया, उसकी गलती नहीं है वो, हाँ उसको पढ़ा नहीं रहे माँ बाप, छुपा रहे हैं, चला ना जाए, क्योंकि उनका हाव भाव चाल ढाल वही होता है। उसको आप इतना दबा के रखते हैं कि वो कहीं चला ना जाए बच्चा, कोई जान ना ले कि इनके घर में किन्नर पैदा हुआ। अब अल्टीमेटली उसको कैसे पता लगेगा कि तुम्हारे लिए सरकार ने थर्ड जेंडर को तुमको मान्यता दे दी है, पढ़ो लिखो कामयाब बनो नौकरी करो, सब कुछ बिजनेस करो, कुछ भी करो, तो वो उनके पास है नहीं। आप कभी बात करके देख लेना, मैं नहीं जानती कि 10% लोग भी जानते हो कि अब हमें आरक्षण मिला हुआ है। अगर वो जानते तो कोई माँ बाप अब शर्मिंदा होके अपने बच्चे को इन किन्नर्स को ना देता। तो पढ़ा था लिखा था कि तुम आराम से पढ़ो, तुम थर्ड जेंडर हो, क्या दिक्कत है, कौन तुमको छेड़ देगा। तो वो नहीं हम कर रहे हैं, ना तो समाज में जागरूकता, ना सरकारी जागरूकता फैलाती। हाँ एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकार के साथ चलता है, देखिए हाँ। सीधी सी बात है, वहाँ से ऑर्डर होगा तो फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या स्कूल्स में किन्नर जो बच्चे पैदा होते हैं उनको क्या इजीली एडमिशन देते हैं स्कूल? अब तो आरक्षण हो गया ना, तो अब तो देंगे। और उस समय को निकलता कौन था कि दे। हाँ अब तो सब जब है तुम्हारे पास, उसका लाभ उठाओ ना। हाँ। सब चीज तुम्हें मिल रही है तो क्यों नहीं आते आगे। हाँ थोड़ा विरोध, थोड़ी सी नफरत झेलनी पड़ेगी, मगर हिम्मत से झेलो। अपने बच्चे को मजबूत बनाओगे बेटा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ पढ़ो लिखो कामयाब हो जाओ। हाँ तुम कहीं अकेली नहीं बजाओगे, कहीं तुम नाच गाना नहीं करोगे, हाँ। तुम्हें नौकरी करनी है। ये Very घर से well चलता है, said. पेरेंटिंग में नहीं है हमारी। हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे घर ये बच्चा। उन घरों की लड़ाइयाँ आप देखें तो, मेरे एक परिचित में है कि वो हमेशा ये अपनी बीवी को ऐसा उसके लिए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही। बताइए कौन ऐसे बच्चे को वो करेगा। तो ये बहुत खराब है हमारे, सरकार इस पर बहुत नेग्लिजेंसी है सरकार की। बात हम केवल करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लेकिन चाइल्ड ट्रैफिकिंग, लेकिन बस बातों के अलावा कुछ नहीं हो रहा। 10 महीने में मैं 10,000 बच्चे चिन्हित करती हूँ, एक टारगेट करके 10,000 बच्चे चिन्हित हमने किए, और 3,000 को घर भेजा जो बरसों बरस से बिछड़े हुए थे। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बात कर रही हूँ। ये उनको घर भेजा, उनके घर ढूंढ ढूंढ के,
और इतना हमें उसमें समय और पैसा लग रहा था कि हमें पता है हमने कैसे सर्वाइवल था हमारा कि बच्चा यहाँ का है, एक पाली गांव बताता है, हमने पूरी दुनिया भर के पाली नहीं छोड़े। और थोड़ी गलती हमसे भी हुई, और जैसे फिर ध्यान आया कि बच्चा क्यों नहीं दिल्ली जीआरपी से पूछा जाए कि क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई है। हाँ। पता लगा, उन्होंने कहा अरे ये बहुत दिन से पड़ी है हमारे पास, तो 6 महीने हो गए वो इस बच्ची को खोजते खोजते परेशान। और राजस्थान की पाली की थी। कहा जाता है कि जब भी कोई बच्चा खोता है तो अगर फर्स्ट 48 आवर्स में वो ना मिले तो इसका मतलब उसके मिलने के चांसेस काफी ड्रॉप हो जाते तो हैं। ये इसका मतलब आप ये तय करते हैं कि आप 24 घंटे तक तो आप मुकदमा दर्ज नहीं करते, कोई कार्रवाई नहीं करते। आप कहते हैं लिख ली गुमशुदगी, ढूंढ लो बच्चे को, मिल जाएगा यहीं आसपास। आपने 24 घंटे बाद वो बच्चा कहाँ पहुंच जाएगा अंदाजा है आपको? जैसे मैं उस बरेली वाली लड़की की बात कर रही हूँ, वो तो 5 घंटे में वहां पहुंच गई थी। अगर कोई जागरूक नागरिक ना मिलता तो चली गई थी कहीं। तो ये कौन सा तरीका है? इसमें अमेंडमेंट क्यों नहीं होता कि 24 घंटे क्यों, हाथों हाथ उस पर करो और तुरंत उसको खोजो। और सरकार के पास, सरकार की मशीनरी के पास इतने संसाधन हैं। अगर हम बिना संसाधन के एक बच्चे का घर खोजते हैं तो आप संसाधन से नहीं खोज सकते। और सच्चाई तो यह है, कई बार हम निजी रसूख से उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके बच्चे का घर खोजते हैं, उन्हीं लोगों से पूछ के। तो आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका डंडा नहीं है। आप बुलडोजर घुमाएंगे कि लड़की छेड़ दी? क्यों भाई? बुलडोजर से उसके मकान ने थोड़ी छेड़ी थी, तो भेज दो जेल। उन वकीलों पे कार्रवाई करो जो बलात्कारी का मुकदमा लड़ते हैं, जो बलात्कारी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ट्रैफिकर को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। उनको करो ना, दंडित करना है तो। वो हम करते नहीं। वो फिर करेगा, वो तो छूटेगा फिर करेगा। आप इतने बच्चों को रेस्क्यू करते हैं एंड ऑफ कोर्स आप किसी का बिजनेस भी खराब कर रहे हैं इस मामले में। बिल्कुल। आपको धमकियां नहीं मिलती? नहीं, धमकी क्यों? मुझ पे तो डायरेक्ट अटैक होते हैं। जैसे कि मेरी बेटी की शादी थी और 8-10 दिन रह रहे थे, और किसी ने हमारी सटीक रेकी की। कैसे हुई रेकी मुझे समझ नहीं आ रहा है। या तो वो रोज़ कर रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ रिवाज है कि पहला भगवान जी को समर्पित करेंगे कार्ड, और दूसरा अगर बड़ी बेटी है या जो भी रिश्ते में है उनके घर दे के जाएंगे। तो बेटी तो मेरी नैनीताल रहती थी, लेकिन उसकी ससुराल पास में ही है। पास क्या 20-25 किलोमीटर है हमारे यहाँ से। तो हमने कहा चलो सुबह सुबह, 31 दिसंबर का दिन था, तो हमने कहा सुबह सुबह दे आते। और हमारे साथी साथ में थे, वो पुलिस भी हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड भी हैं। तो उनको लेके हम चले गए। सुबह सुबह बारिश भी पड़ रही थी। उन्होंने थोड़ी दूर जाके मुझसे कहा कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने कहा ये पुलिस या बात मत करना, चुपचाप चलो, वापस आना भी है, कोई सामान वामान भी करना, मैं जाने में बाजार जाऊँगी। तो वो थोड़ी आगे फिर कहने लगे यार कोई पीछा कर रहा है। तो उन्होंने खैर अपने किसी सिपाही को फ़ोन करके अभी गाड़ी बदल दे, और गली में जा रहा हूँ मैं, ऐसे बताया लोकेशन कि वहाँ पे मुझे गाड़ी दे दे। वो गाड़ी छोड़ी, हमने दूसरी गाड़ी पकड़ ली। हमने वहाँ तक जाने में 3 गाड़ी बदली। बीच में मैंने अपने एक भाई को बुलाया, मैंने कहा तू लेके आ जरा, तेरे घर से नज़दीक है, तेरी गाड़ी बदल लेंगे। इनको डाउट है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो भी गाड़ी दे के उनकी गाड़ी लेके चला गया। उसने कहा भी एक बार कि जी मैं चलूँ साथ में। मैंने कहा ना रहने दे, तेरे और बहुत काम है। फिर जैसे यूँ हम जा रहे हैं और सड़क के पार से हमें उसके गांव के लिए मुड़ना है, तो सड़क क्रॉस करनी थी। उन्होंने थोड़ी सी कच्चे पे उतारी तो मेरी सामने निगाह चली गई। मैंने कहा अचानक ये तो दूध का टैंकर बड़ी तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है, आप गाड़ी बचाओ। तो बचा नहीं पाए, उन्होंने मुझे तो बस सिर से नीचे किया। और मतलब खुद तो वो इस तरह डैमेज हुए कि वो लगभग 1.5 साल बिस्तर पे रहे। कोई आज भी बहुत उनका बुरा हाल है, लंबे चौड़े आदमी। और हालत ये है कि ये पूरा शिकंजे से कसा हुआ है, ये दोनों घुटने शिकंजे से, वो तो हमारे भी कसे हुए हैं, उनके भी कसे हुए हैं। आपके भी कसे हुए हैं? ये वाला है, उनके दोनों कसे हुए हैं, सब टूट गया। मतलब पूरी दूध के टैंकर चढ़ा दिया ना गाड़ी पे, काट के निकाला गया गाड़ी से। ये सब हमारे सब टूट गए थे, और हाथ पैर पाया ऊपर वाले की। उन बच्चों की दुआ है कि बच जाते हैं। ये स्थिति है। और अभी भी लगी चोट पिछले महीने नहीं हुई तो 15 दिन भी हुए हैं। बच्ची निकाली तो उन्होंने थोड़ी धक्का मुक्की हुई तो वो हमको लग गई, आँख बच गई, पर बच जाते हैं फिर भी। और जितना मारने की कोशिश करते हो उतना ऊपर वाला बचाने की भी तो करता है। टाइम तो तभी आएगा जब हमारा जाने का है, इससे पहले तो नहीं। अब आपने बात कर ली है हमने 6 साल के बच्चों के बारे में। जब ये सेक्स ट्रैफिकिंग की बात होती है, हाँ,
तो ये डेटा हम सबने देखा है कि हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है, और 81% ट्रैफिकर्स जो पकड़े जाते हैं वो छूट जाते हैं, वो खुला घूम रहे हैं। हाँ हाँ, सबूत ही नहीं होता, हाँ, कोई सबूत नहीं है। तो ये जो डेटा है हमारा, ठीक है, इसके बाद आती है वो वाला एज ग्रुप जिसमें वो बच्चे ही तो होते हैं, वो टीनेजर्स तो बच्चे ही हैं। बच्चे ही हैं। तो इनको कितने में बेचा जाता है? और ये देखिए, अब रेड लाइट एरियाज की स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं है। अच्छा, पर रेड लाइट एरिया में क्या वो अपने शौक से नहीं कर रहे जो कर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वो किन हालात में जी रहे हैं। इतनी गंदे बदबूदार बजबजाते नालियाँ, गंदगी, वहीं पे एक चबूतरा, वहीं पे वो बैठी हैं, वहीं खाना खा रही हैं, वहीं कोई यूज्ड कंडोम फेंकता है, वहीं गुटखा थूकता है। मतलब वो जो बिल्कुल लोअर क्लास का बंदा है, जो चाहे वो रिक्शा चला रहा है, चाहे वो पंचर लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो किस हालत में 500-600 रुपये कमाता है और 250 रुपये वहाँ देता है और बाकी की दारू पीता है। ये एक चक्र है, घर जाके बीवी को पीटता है, बस इतना भर है। तो वहाँ कौन मर्जी से आएगा? 15 से 20 कस्टमर जिसको अपने सर्वाइवल के लिए करने पड़े, कौन जाएगा अपनी मर्जी से? कोई 250 से 300 रुपये से तो ऊपर आज तक कभी हुए ही नहीं। मैंने वो टाइम देखा कि जब 50 रुपये में लोग आते थे, 50 में भी बहस करते थे, 50 नहीं भाई, इतने पैसे बहुत है, 50 20 दूंगा, 25 दूंगा, तो कैसे मानते हैं? क्योंकि उनके हालात तो तभी ख़राब होने शुरू हो गए थे जब, मतलब मैं अगर कहूँ तो मुझे वो बात ध्यान आती है कि हम जब कोई हाई स्कूल में थे तो एक निबंध बहुत ज़्यादा हमें पैनिक करता था कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, समझ नहीं आता था। उम्र के साथ आदमी को चीज़ें समझ आती हैं, तो रटते थे उसे, क्या है आज समझ में आता है। विज्ञान वरदान तो है लेकिन अभिशाप भी है। हम जितना आगे बढ़े उतना ही कहीं पीछे चले गए, क्योंकि दूरदर्शन टीवी आया, लोगों के मनोरंजन का साधन घर में आया, उसके बाद वहाँ नाचना गाना देखना बंद हुआ लोगों का, फिल्में आ गई, घर में ही देखने लगे, तो हॉल्स की दुर्दशा हुई, सब जगह हॉल बंद हो गए, पिक्चर हॉल जितने भी थे। उसके बाद में तो रही सही कसर हमारी अल्ट बालाजी ने पूरी की, कसौटी जिंदगी लाके। ऐसे औरतें जो उसकी बुराई करती थी सबसे ज्यादा, वही औरतें दूसरों के घर देखने भागती थी, क्योंकि सबके घरों में तो नहीं था केबल, तो वहाँ देखने भागती थी कि वो निकल ना जाए। हजारों एपिसोड चल रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि उस समय नहीं होता था। ये सब खानदान जैसे आए कि जिनमें, या सांस जैसे आए कि जिनमें थोड़ी अश्लीलता भी थी, लेकिन ढकी छुपी, ऐसा नहीं। लेकिन अल्ट बालाजी ने सब खत्म कर दिया, एकता कपूर के नाटकों ने। एक पत्नी दूसरे के जाती है, उससे बिगड़ गई, तो फिर दूसरे से बिगड़ गई, फिर उसी के पास आ जाती है। मुझे हिंदुस्तान का एक मर्द इतना दिलदार बता दो कि जो एक रात में पत्नी किसी मर्द के साथ रह जाए, वो उसे अपने घर में रख लेगा। तो ये उन्होंने परोसा, जिसको देखने का बड़ा वर्ग एक औरतों का था। शायद ये उनका अंदर का होता था कि भाई दबे कुचले सहमे अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं औरत के, चलो ऐसे देख के हो रहा है। रही से ये कसर अल्ट, ये जो OTT ने आपके बेडरूम में परोस के कर दी, वहाँ कौन जा रहा है फिर? वहाँ तो हो जाएंगे जिनके हाथ में ये इतना भारी भरकम OTT को बर्दाश्त करना नहीं है, उसका पैसा देना, वरना तो OTT तो सब कुछ आपके दे रहा, वहाँ तो वो भी बंद हो जाएगा जाना। दूसरी बात यह है कि सरकार की कोई नीति नहीं है कि उनका पुनर्वास किया जाए। सरकार केवल जब दबाव बनता है तो रेड करती है, और रेड के मैं तो सख्त खिलाफ हूँ। रेड क्यों? भेड़ बकरी हैं क्या? आपने उठाया, वज्रवाहन में ठूसा, कोर्ट में पेश कर दिया। उनके आधार कार्ड हैं, उनके पैन कार्ड हैं, उनके वोटर कार्ड हैं, उनकी हर चीज़ है, वो एज प्रूफ है उनके। उनकी मालकिन पहले से लेकर खड़ी होती है। जैसे आप पूछेंगे बताओ एज बताओ, सब 19 साल है, यहाँ क्यों रह रही थी? सब मर्जी से। अच्छा मर्जी से, एज प्रूफ लाओ भाई कोई, दिया, सब ये रहा आधार कार्ड है, ये नहीं तो वोटर कार्ड है, सब वोट देती है सब, ठीक है चलो जाओ। क्यों लाई से पकड़ के? शाम को फिर लटकी हुई दिखाई देती हुई खिड़कियों में। रेड का सख्त खिलाफ ही मैं। ये केवल अपनी खाना पूर्ति है कि खाना पूर्ति ऊपर से सरकार ने कहा कुछ कर दो, तो हो गई। क्या ये औरतें आपके पास आती हैं और आपसे मदद मांगती हैं? बिल्कुल। अब तो मैं 32 साल 33 साल जिनके बीच हो गया, मैं उनके घरों में जाती हूँ, वो मेरे घरों में, मैंने शादियों में बुलाती हूँ, जन्मदिन में बुलाती हूँ।
मुझे ऐसा भी नहीं है, मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो मैं मांग लेती हूँ। मैंने कहा एक ऐसी साड़ी मेरे लिए भी ला के आना। मैं लाख पैसे दूँ, पैसे नहीं लेती हैं मुझसे, ऐसा नहीं है। या पूछ भी लेंगी कहीं गई हैं तो, दीदी यहाँ पे आए, आपके लिए कुछ ले आए, ले आओ। मैंने कहा सस्ता बस। आपने एक ऐसी लड़की जिनकी लाइफ चेंज की हो, जो आपके दिल के करीब हो, जो कहानी, वो कौन सी कहानी है? अभी एक बच्ची को महाराष्ट्र से कोई बहका के लाया, सुंदर भी नहीं थी कि वो सुंदर हो तो देखा जाए, और शायद हाई स्कूल उसने किया था और फर्स्ट ईयर में थी वो। यहाँ बेच के चला गया। हाँ। कीमत उसकी कमी लगी होगी, मैं समझती हूँ 15-20 हज़ार रुपये में बेच के चला गया। फिर यहाँ पे रही तो ये तो पहले से एक बच्चा तो पैदा होने देते हैं, जिससे औरतें भागे ना। तो उसको लड़की हुई और उसने ठीक से उसको पाला पोसा। हालांकि वो बताती है वो लड़की किसकी है। तो मैंने कहा बेटा वो तो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। हाँ मुझे पता है। मैं उसका कोई दावा नहीं कर रही कि भाई तू मेरे बच्ची को अपना नाम दे। मैंने कहा नहीं, नाम तो हर हालत में दूंगी मैं, इसकी तू बेफिक्र रहे, वो तो मैं ज़बरदस्ती करती हूँ। मैंने बच्ची का एडमिशन कराया तो उसके बाप का नाम दिया, वही एड्रेस वही दिया मैंने। करो जो भी, कह रही दीदी ऐसे मत करो। मैंने कहा नहीं, यहाँ ये सब इज्जत उतारने आया तब नहीं सोचा तो नहीं, ये तो होगा। मैंने दिया, कोई बात नहीं। लड़की पढ़ती रही, होशियार थी लड़की पढ़ने में। बाद BCom उसने किया, उसके बाद में शायद उसने कुछ और CS कुछ किया, लेकिन पढ़ती रही। हमें नहीं बताया, कुछ कंपटीशन भी देती रही, और ये नहीं बता रही थी वो फॉर्म वॉर्म भर रही है, बस बात चल रही थी कि हाँ भी कर रही है, ठीक है। तो एक दिन बोली मुझसे कि बड़ी माँ करके बुलाती है, बड़ी माँ आओ एक बात करनी है। मैं गई तो बोली वो लो, मुझे वो दिखाया अपना नियुक्ति पत्र, मैं बैंक में PO हो गई हूँ। मैंने कहा कहाँ पे और कब? बोले इतने सारे तो एग्ज़ाम देती हूँ, कहीं तो कभी तो होती। और मैंने कहा कहाँ पे हुई है बेटा पोस्टिंग? बोली महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्यों, इतनी दूर यहाँ से छोड़ के? तो बोली माँ को भी तो आप भी तो कहती हो कि तुम सबको इसलिए पढ़ा रही हो कि अपनी माँ को घर दो। मैं माँ को घर दे रही हूँ, और पता है मैं नानी के घर रह के आई हूँ अभी। मैंने कहा तूने कैसे बताया, जो काम मैं नहीं कर सकी तूने किया? तो बोली मैंने नानी को कहा कि मेरी माँ को माफ़ कर दो, और मेरे पापा तो अब रहे नहीं, कि मैंने यही बताया। वो जो छोड़ के भाग गया था उसका नाम दिया कि वो तो रहे नहीं, और मेरी मम्मी झाड़ू पोछा करके मुझे पाला है, और मुझे आज उन्होंने ऑफिसर बनाया, तो तुम माफ़ कर दो। तो वो कह रही जल्दी बुला के ला अपनी माँ को। तो मैं अब जा रही हूँ, और पता है मेरी साथ में एक और बैंक में है, मेरी उससे शादी भी होगी। मैंने कहा वो कह रहा है हाँ हम शादी करेंगे, आप आओगी? मैंने कहा हाँ आऊँगी। मैं मार्च 2024 में गई उसकी शादी में, और मैं वहाँ सब बच्चों को बताती हूँ कि ये कभी मत कहना कि जा रही हूँ मैं। मैंने लिखा भी इसको, मैं इनकी सबकी कहानियाँ भी लिखती हूँ। तो चलते चलते भाग के आई ट्रेन से उतर के, गले लग के आती हूँ बड़ी माँ, कि मैं आती हूँ बेटा इस बार। तो वो मेरे सबसे करीब है बात करती है, अच्छी ज़िंदगी है। माँ अपने माँ बाप के पास रह रही है, वो नाना नानी की भी देखभाल कर रही है, क्योंकि ये अकेली बेटी थी इसकी माँ अपने परिवार की। तो मेरे सबसे करीब है। ऐसे तो बहुत बच्चों ने निकाला है अपनी माँ को, पर इतना उसने जो प्रयास किया उनको ढूंढने का, उनकी सब चीज़ का, उतना किसी ने नहीं मेरे सबसे वो है। इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों की ज़्यादा डिमांड हो, या नहीं, किसी एरिया की लड़कियों नहीं, की, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, नॉर्थ ईस्ट के साथ हम लोग करते हैं बदतमीजी हमारे बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ नहीं, उनकी कोई भी डिमांड नहीं है। और नेपाली लड़कियाँ आती हैं तो काहे को नॉर्थ ईस्ट और इनको भगा के लाएंगे और क्या कुछ करके लाएंगे। नेपाल की लड़कियाँ बहुत हैं, आधा बाजार तो नेपाली लड़कियों से ही भरा है। तो ऐसे नहीं, नॉर्थ ईस्ट की तो मुझे कभी कोई नहीं मिली, कोई भी। हाँ नेपाली बहुत हैं, तो नेपाली मालकिन भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, क्योंकि उनकी एज का फैक्टर है कि लेट थोड़ा वो दिखती हैं, उम्र दराज, कसा थोड़ा चेहरा होता है और बॉडी से भी कसी होती है, तो उनकी ज़्यादा दिन तक मार्केट में टिकी रहती है। जब आप बात करते हैं इंटरनेशनल की, तो आपने अपने आँखों से इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग कितना देखा है? देखिए बांग्लादेशी एक लड़की बहुत कम देखा है, लेकिन
बांग्लादेशी एक लड़की, क्यों बांग्लादेशी लड़की को तो आसान है कि अभी तो बांग्लादेशी भरे ही पड़े हमारे देश में। हाँ बाढ़ से उतरो इधर आ जाओ। उसको निकाला हमने। हाँ एक अफगानी लड़की को निकाला हाँ जो यहाँ पढ़ रही थी, स्टूडेंट वीजा पे थी, हाँ और उसको प्यार में बहका के कोई बेच गया था, हम्म तो उसको निकाला। हम्म। बाकी और इंटरनेशनल हमने कभी ऐसा देखा नहीं। ये कहा जाता है कि कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही हैं जो बहकाते हैं लड़कियों को, ऐसा सच है? ये मैं नहीं मानती ये बात। हम्म मैं इक्वली देख रही हूँ कि वहाँ हिंदू और मुसलमान बराबर ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। हम्म वो जो रिक्शे वाला है अगर वहाँ छोड़ के गया तो वो एक मुस्लिम लड़की को छोड़ के गया था, और हिंदू था वो। हम्म ऐसा कुछ नहीं है। नर पिशाच की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई उसका ज़मीर नहीं। वो कोई भी हो सकता है। वो ऐसे जोंक हैं इस समाज के कि जो बस केवल उनके लिए टारगेट जाति नहीं है, टारगेट एक बच्ची है, एक बच्चा है। तो ये नहीं कहा जा सकता कोई जाति धर्म का। ये बहुत सारी बातें चल रही हैं कि लव जिहाद और ये सब। देखिए, लव जिहाद की बात आप क्यों सोचते हैं कि केवल मुस्लिम लड़के फंसाते हैं, हिंदू लड़के नहीं फंसा रहे। मैं हिंदू लड़कों को बता रही हूँ। मैंने अभी एक सोनागाछी से लड़की निकाली है और वो हिंदू लड़का था जो उसको फंसा के बेच के आया यार में। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो ही आपको सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं। भाई अगर उनकी कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं तो उन्होंने 4 आपको राष्ट्रपति भी दिए, अब्दुल कलाम जैसी वैज्ञानिक दिए आपको। तो आप कैसे ये कह सकते हैं? आज भी वो सर्वोच्च पदों पे हैं। तो और अब्दुल हमीद जैसे हुए कि जो तोप के सामने खुद को उड़ाने के लिए खड़े हो गए कि उनको रोका जा सके। मैं ये नहीं मानती हूँ। देखिए, आप कि घर में 2 बच्चे अगर हैं, आप एक बच्चे को बहुत प्यार करते हो और दूसरे को कि तू ऐसा है, तू ऐसा। वो हो सकता है पढ़ने में ठीक ना हो सकता है उसकी इतनी मानसिकता ना हो, और आप उसे कहते हैं कि तू किसी काम का नहीं है। वो वाकई किसी काम का नहीं रह जाता। वो आपके प्रति भी, माँ बाप के प्रति भी अपने मन में एक नफरत पाल लेता कि मेरे नहीं है, उनके है, उसके है। तो वही सेम किया। एक ही माँ के तो 2 बच्चे थे, काहे अपने हिंदू मुस्लिम में बांट दिए। लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वोट की खातिर सब बांटा जा रहा है? और सफ़र कर रहे हैं कौन? हमारी औरतें, हमारे बच्चे, वो सफ़र कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि वहाँ मुस्लिम लड़कियाँ नहीं हैं? वहाँ 50% मुस्लिम लड़कियाँ हैं हज़ारों में इनमें। अगर तवाइफी दौर आप देख रही हैं तो 100% मुस्लिम औरतें थीं। कौन हिंदू औरत थी वहाँ? तो क्या वो अपने लिए भी लव जिहाद कर रहे हैं? अपनी औरतों को फंसा के बाजारों में बेच रहे हैं? तुम्हारे तो अपने भी बेच रहे हैं। क्यों नहीं इस बात को काहे इतना बढ़ा के चढ़ा के उसको पेश किया जा रहा है कि ये मुसलमान है तो ख़त्म कर दो, जिहाद कर दो, ये कर दो उसका। भाई एक बात है, ये दबा कुचला आपको एक दिन इतना नुकसान देने वाला है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बस तो सोच के चलना है, समाज को समझना है ये कि हम हाथ से हाथ मिला के चलें, या फिर निकाल दो उन्हें देश से। अगर इतना ही है तो अपने यहाँ ना मंत्री बनाओ, ना अल्पसंख्यक मोर्चे बनाओ, ना अल्पसंख्यक आयोग बनाओ, कुछ भी मत बनाओ। फिर क्यों उनको सर्वाइवल के मौके दे रहे हो? अगर वो इतने ही खराब लोग हैं तो उन्हें सर्वाइवल के मौके क्यों दे रहे हो आप? ये आपकी गलती नहीं है। अगर वो इतने खराब हैं, आपकी बेटियों को बहका रहे हैं, आपके साथ ये सब जाति कर रहे हैं, लव जिहाद चला रहे हैं, किसी एक गंदे आदमी के लिए, किसी एक ऐसे समुदाय के बच्चे के लिए पूरे समुदाय को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं इसकी सख्त खिलाफत करती हूँ। मूवीज बन रही है इनके ऊपर, केरला हाँ, फाइल्स जैसी, तो हाँ। उसमें जो दिखाया जा रहा है वो भी तो एक फैक्ट है। कौन चेकआउट करेगा? कौन? बताओ। चलिए मैं फिर उसका दूसरा वर्जन आपको बताती हूँ। मैं चंद ऐसे लोग गिनवा दूंगी आपको कि जिन्होंने बेहतरीन जिंदगी दी। आपकी दिल्ली में अरुणा असफ अली रोड बना हुआ है। अरुणा जी हिंदू थी, असफ अली साहब मुस्लिम थे, राज्यपाल भी रहे हमारे। तो कहाँ आपको उनके नाम पर रोड क्यों चल रही है आज तक भी? आप शाहजहां रोड हटा रहे हो, फलानी रोड हटा रहे हो, तो उसे भी हटा दो ना, कहीं और मत जाइए। अगर सलमान खान के परिवार को देख रहे हो तो सारी हिंदू बहुएं हैं। अगर उन्हें तलाक लेना हुआ तो ले लिया। क्या वो फांसी लग गई उनको? दोनों बहुओं ने ले लिया उनके। तो क्या हो गया उसमें? सलमान खान एक सेलिब्रिटी है, वो अपने देखिए, सेलिब्रिटी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए नियम और कानून अलग हो गए। ये बिल्कुल नहीं है। उसे भी आप लव जिहाद कहिए ना कि सलीम खान ने अगर उनको फंसाया, फिर
फिर ये बात क्यों नहीं कहते आप? हम्म, ये लव जिहाद जैसी, या कोई भी क्राइम, वो क्या मिडिल क्लास के लिए तय है बस? हम्म, ना तो लोअर मिडिल क्लास के लिए, हम्म, क्यों? उनके लिए कोई मानक नहीं है। हम्म, आप पूरा इन बाजारों में चले जाओ, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, और सब औरतें हैं वो। हम्म, बड़े लोग शादी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म, छोटे में कर लो तो वो दुनिया भर के बीच में, बीच वाला जो मिडिल क्लास का है, हम्म, वो कर लेगा तो उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। उससे छोटा कर लेगा तो कोई नहीं पूछता, हम्म, हाँ जी घर में वो तो ये ले आया था, कोई बात नहीं, हो जाना। हम्म, ये कौन सी दुनिया। और मैं, मेरे बहुत से लोग ऐसे हैं कि एक आपके जैसे पॉडकास्टर हैं, वो यूट्यूब है उनका काफ़ी बड़ा सा है, उस्मान सैफ़ी करके, हम्म, उस्मान सैफ़ी 2.0 करके शायद उनका है। वो, उन्होंने इस तरह की शादी की हुई है और एक बहुत अच्छा काम भी कर रखा है, अपने बच्चे नहीं पैदा किए, और उन्होंने एक ऐसे बच्चे को अडॉप्ट किया है बहुत लंबी लड़ाई के बाद में, कि जिनके माँ बाप दोनों मुस्लिम थे, और उन्होंने पूरा परिवार ख़त्म कर दिया था प्यार को पाने के लिए, हम्म, और शायद उनको फांसी डिक्लेयर हो गई है अब, तो उस बच्चे को पाल रहे हैं वो। हम्म, और क्योंकि वो शर्त होती है कि अपना बच्चा नहीं होगा, कारक के ज़रिए अगर आप बच्चा लेते हैं तो नहीं कर रहे हैं। और लड़की हिंदू है और वो मुसलमान है। ऐसी तो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जहाँ नहीं है। एक एडवोकेट हैं हमारे साथी, बहुत अच्छी उनकी फैमिली चल रही है, कहीं कोई शिकायत नहीं, शिकवा नहीं। वो बराबर मंदिर भगवान पूजा करती हैं, सब चीज़ वो अपना सारी चीज़ें अदा करते हैं और कभी उनको नहीं रोकते। तो ये कैसे कह सकते हैं कि लव जिहाद, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तेरा नहीं है, उसको अटैचिंग पैक कर दिया। अटैचिंग पैक तो उस इंजीनियर ने भी किया, या अभी जो एप्स्टीन फाइल जैसी इंडियन एप्स्टीन फाइल है, अशोक करात जैसे लोग भी हैं, या वो राम खिलावन इंजीनियर भी है, जिसने छोटे छोटे बच्चों की, उसके यहाँ से 1000 पॉर्न फिल्में मिली हैं, जिनको उनकी बीवी, और बड़े सोफिस्टिकेटेड गिने जाते थे वो, उनकी बीवी बच्चों को फंसा के लाती टॉफ़ी बिस्किट के नाम पे, और पति उसके साथ सेक्स करते, वो वीडियो बनाती, और वो वीडियोस भेजी जा रही थी बाहर। क्या चाइल्ड पोर्नोग्राफी हाँ, इंडिया में काफी कंज्यूम किया जा रहा बहुत है? ज़्यादा, इस समय बहुत ज़्यादा है। इतना है कि वो जो पकड़ा गया है, शायद उनको फांसी वांसी की सज़ा भी हो गई, अपील की है उन्होंने ऊपर। 1000 तो उनके यहाँ से अब मिली हैं, और उन बच्चों को इस कदर डराया हुआ था अड़ोस पड़ोस के बच्चे कि वो दोबारा भी आते थे। क्या कहानी है बच्चों की? क्या कहा बच्चों ने आपसे? बच्चे तो वो, उनको तो ये कह के बाहर से पहली बार में लाती टॉफ़ी बिस्किट, अच्छा कुछ खाने के लिए, और माँ बाप बड़े खुश रहते हैं उनसे कि बहुत अच्छे उनके बच्चे सेटल हैं, बाहर हैं, कि ये तो अपने बच्चे नहीं हैं, तो इसलिए हमारे बच्चों को खिलाते रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। दूसरी बार में बच्चा जब आता है, वो उसको पहले से बताया जाता है, देखो ये बन गई तुम्हारी फिल्म, अब तुम्हारे माँ बाप को भेज देंगे ये, अगर तुमने किसी से भी जिक्र करा। इतना मासूम बच्चा, वो इसको देख के ही घबरा जाता फिल्म में बच्चा क्या कर सकता है? मतलब बच्चे सरवाइव कैसे करते हैं इस चीज को? है। इलीगल सेक्स करते हैं, लड़के हैं वो, लड़कियां नहीं हैं, लड़के हैं वो सब, लड़कियां नहीं है एक भी। बहुत गंदी है ये सब। कितने उम्र के बच्चे हैं ये? ऐसे ही सब 8-9 साल तक के, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो बताइए, अब उसको दे रहे हैं। अशोक करात के पास तो वो औरतें जा रही हैं कि जो महिला आयोग की अध्यक्ष बन रही हैं, महिलाओं की पीड़ा हरेंगी वो, जो खुद इस काम में इन्वॉल्व हैं, और एक शब्द नहीं निकला। उनके घर तो नहीं ढाए सरकार ने, उनके घरों पर तो नहीं चला बुलडोजर। आप ये उस रेफरेंस से कह रहे हैं जैसे खान सर के अभी के साथ हुआ है? नहीं, खान के तो साथ हुआ ही हुआ है, उसको उसके रेफरेंस से भी मैं कह रही हूँ, लेकिन अशोक करात जैसे लोगों को सज़ा क्यों नहीं मिली? या एक सज्जन दिल्ली मुंबई हाईवे पे सरेआम सेक्स करते हैं, और वो औरत बेवकूफ़, वो बिना कपड़ों की उतरती, खाली चप्पल उसके पैरों में होते हैं, और वो आदमी पूरे कपड़ों में होता है। ये तो उन्होंने देखा नहीं कि कैमरा भी लग रहा है, वो उसमें कैप्चर होता है। दुनिया भर में वो वीडियो वायरल हुई। क्या बिगड़ा उनका? कुछ भी नहीं। एक और सज्जन है जो सरकार में है, और वो कितनी औरतों के साथ शराब के गिलास हैं वो औरतें उनके, और कोई ऐसा टारगेट करके बना रहा है ये वीडियो कि जो उन लड़कियों के चेहरे नहीं दिखा रहा, लेकिन वो बोलचाल से और उनके हाथ पे, उससे लग रहा है कि वो जैसे रूस से, कजाकिस्तान से, ये लड़कियां हमारे यहाँ आती हैं। हाँ, ये आती हैं हमारे यहाँ। तो वो हैं, और वो शराब फेंक रही हैं इंटरनल पार्ट्स पे, वो अजीब तरीके से उसके साथ सब कर रही हैं। तो तब तब कोई बोला उनका घर ढाया? बताइए। और वो महिला जो हाईवे पे सेक्स करते हुए उसके साथ थी, वो सामने आके बोलती है कि हम और वो तो शादी करने वाले हैं। जब किसी ने पूछा पत्रकार ने या किसी ने कि भाई आप शादी कैसे करेंगी, वो तो शादीशुदा है,
हाँ। सरकार में बोलना ना, वो तो अपनी पत्नी को तलाक देने वाले, आज तक तो दिया नहीं, मामला खत्म। तो आप तो इन सड़कों पे लड़कियों करेंगे। तो आप इन लड़कियों से क्या कहते हैं जब ये आपके पास आती हैं तो? लेकिन मैं तो यही कहती हूँ, भैया तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा हितैषी तुम्हारा कोई भी नहीं है। हम्म। अपने माँ बाप, किसी से प्यार होता है तो अपने माँ बाप से शेयर करो, उनको बता दो एक बार। हम्म। तुम्हें किसी से अगर प्यार भी हो रहा है, बजाय भागने के, एक बार उनसे बता दो। वो तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, तुम्हें ये कहेंगे इससे नहीं कर रही, बेकार लड़का है, लेकिन प्रूव करो कि मैं जब तक शादी नहीं करूंगी तब तक ये अपने आप को प्रूव नहीं कर देगा, हाँ। मेरे लायक नहीं होगा। जब आप इसे मेरे हम्म। लायक समझ लेना, इससे कर देना, तब तक मेरी शादी की बात मत करना। हम्म। तो कोई माँ बाप ऐसे नहीं हैं जो प्यार में पहरा लगा रहे हैं। अगर उनको सामने वाला दिख रहा है कि बहुत इज्जत के साथ तुम्हारी बेटी के साथ पेश आ रहा है, लेकिन जो खराब होगा, इसको समझना होगा लड़कियों को, वो कहेगा कि पहले भाग जाते हैं, हाँ। शादी कर लेंगे कहीं, हाँ। फिर लौट आएंगे, मान जाते हैं माँ बाप, हाँ। और लड़कियां आ जाती हैं। ये एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी बहुत है जरूरी लड़कियों को कि अगर कोई लड़का आपसे कह रहा है कि चल भाग के शादी कर लेते मत हैं जाओ, तो मत जाओ, मत करो। मत जाओ उसके लिए। हम्म। दूसरा, मैं खास तौर पे एक आप लोगों के जरिए ये बात कहना चाह रही हूँ हम्म। कि एक ग्लोबल सिग्नल फॉर हेल्प है। हम्म। मैं अक्सर अपने सभी पॉडकास्ट में उसको बता रही हूँ। विदेशों में सब वो इस्तेमाल हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ भी इससे कम नहीं है। अगर एप्स्टीन फाइल तो वहीं बनी है ना। हमारे हाँ। देश में ढकी छुपी हैं, हाँ। पर्देदारी है, हाँ। लेकिन धीरे धीरे आ रही हैं बदबू सामने। तो ये एक ग्लोबल सिग्नल है। ये ऐसे, ये बच्चे को सिखाइए, पड़ोस को सिखाइए, आसपास को, कहीं भी मत सिखाइए। अपने माँ बाप को बताइए, अपने घर में भाई है उसे बताओ। कोई दिखे ऐसे बच्चा करता हुआ, कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला दिखाई दे, तो आप उसकी मदद जरूर करें। कई बार ऐसी हो जाती हैं चीज़ें कि कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं ये सिग्नल की बात सब जगह करती हूँ ज़्यादातर। तो किसी ने, बच्चे ने, 9 साल की एक बच्ची ने पॉडकास्ट में देखा, रील स्क्रॉल करते हुए सामने आ गया होगा। तो वो ऐसे पुराने घर हैं तो बराबर बराबर में है, बीच में गली है। तो गली बीच में होकर सामने एक महिला कम उम्र की रोज कपड़े सुखाने आती थी। तो बच्ची छत पे खड़ी होकर उनकी तरफ ऐसे करती थी। तो वो ये सोचती कि ये मुझे बुला रही है, हाँ। पर ये मुझे बुलाती क्यों है? उन्होंने नहीं देखा ये ग्लोबल सिग्नल है, पर वो हर रोज कर रही थी। और लगभग 8-10 दिन हो गए थे। एक दिन वो छत के करीब आई बाहर के, और उन्होंने आगे कहा कि तू बेटा मुझे बुलाती रहती है हर वक्त, कुछ कहना है? तो उसने कही हाँ। तो बता। तो उसने कहा कि पापा जब प्यार करते हैं तो बहुत दर्द होता है। इमेजिन। अब वो औरत घबरा गई, भी उसके बच्चे भी नहीं थे, थोड़ी सी उम्र की बहू थी उस घर की। उसने कहा बेटा तू नीचे आ, नीचे आ जा, और बाहर मिलती हूँ मैं तेरे से, यहाँ मत आ। वो बाहर आ गई बच्ची, और बाहर आके उसने बताया कि मम्मी तो टीचर हैं तो स्कूल चली जाती हैं, और पापा घर में ही दुकान करते हैं बाहर, वहीं थी। तो मैं और पापा रह जाते हैं। पापा तो बताते हैं कि सभी पापा ऐसे प्यार करते हैं, और थोड़े दिन दर्द होता है फिर नहीं होता। सोचिए। लेकिन उस लड़की, उस औरत ने अपने घर परिवार सबको ताक पे रख के, सबने बहुत उसका विरोध किया, लेकिन उसने मुकदमा कराया कि मैं कराऊंगी इस बच्ची की तरफ से। मेरी भी कल बेटी हुई तो मैं 100 बार सोचूंगी कि मैं उसके बाप के पास उसको होने दूँ या ना दूँ। मैं फिर पुरानी बात पे आती हूँ। आप लोग ये कहेंगे कि भाई हम उम्रदराज हैं इसलिए बात करें। हमारे समय में कहना ही होता था जो हमें समझ नहीं आता था। हमारी अम्मा भी कहती थी कि रजस्वला वाला होने के, मतलब पीरियड से होने के बाद बच्ची को बाप और भाई से भी पर्देदारी रखनी चाहिए। उनकी चारपाई पे ना बैठो, उनसे सट के ना खड़े हो, क्योंकि हाइप पे होती हैं उस समय सारी चीज़ें। बच्चा नया नया सीखना शुरू करता है, उसके शारीरिक परिवर्तन होते हैं लड़की के, उसको फिर पता नहीं लगता कि स्त्री क्या और पुरुष क्या। ऐसे में कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है। तो वो बात बताई जाती है कि इस तरह ना, आज तो बताती ही नहीं आप। एक तरफ तो इतना प्यार जताते हो, और कभी बच्ची आपसे इतनी मुखर क्यों नहीं होती कि वो बताए ये बातें। मेरा माँ बाप से भी है कि आप पेरेंटिंग में चूक गए हैं, अपनी पेरेंटिंग में वापस आ जाइए। चूक गए आप। आपको महिला को किटे करनी है, कुछ और करना है, या टीवी देखना है, और बच्चे को आप मोबाइल थमा रहे हैं। उसमें क्या नहीं है जो खुलता है? रोक लीजिए सबको। और प्लीज़ मेरा फिर सबसे है, इस सिग्नल को सब पहचानें। आपके पड़ोस में किसी महिला के साथ हो रहा हो, किसी बच्चे के साथ हो रहा हो, किसी थोड़े किशोर के साथ हो रहा हो, किशोरी के साथ हो रहा हो, तो प्लीज़ उसकी मदद करें। ज़्यादा भी ना करें, 112 पे कॉल कर सकते हैं। 1098 पे बच्चा है तो उसकी कर सकते हैं आप। 1090 पे कर सकते हैं अगर महिला के साथ हो रहा है। 181 पे कर सकते हैं आप। इन पे तो कम से कम कॉल करके बता ही सकते हैं कि एक के साथ ऐसा हो रहा है। आपकी आइडेंटिटी भी नहीं डिस्क्लोज की जाती इसमें।
केवल आपके फ़ोन पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं। तो बताइए अगर नहीं है तो, कि नहीं सब फिर हो रहा है वो तो आपका नाम कहीं नहीं आएगा। तो इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। ये जो हमने समाज में कनेक्शन ख़त्म कर दिए, ये बड़ी खामी हो रही है। बस इसको तोड़ना होगा। फिर से एक बार बैठ के देखो एक दूसरे के साथ, फिर से उन गलियों में घूम के देखो। क्या इंडिया से बच्चे बाहर ट्रैफिक हो रहे हैं या औरतें देखिए एक अभी टाइम भी? में तो बहुत सारी चीज़ें खुली थी। हाँ, अगर 10-15 साल पुरानी बात करूं तो छोटे बच्चे हो रहे थे बाहर और वो सऊदी में जा रहे थे बच्चे ऊंट दौड़ में। ऊंट ऊँट दौड़ पे दौड़? बैन हो गया है। हाँ, अब बैन लग गई है क्योंकि पूरे यूएनओ में उसकी आवाज़ उठी, पूरे देश भर में उठी। छोटे बच्चे को उस पे बांध दिया जाता था ऊंट पे, और फिर ऊंट दौड़ कराई जाती थी। ऊंट जितना तेज दौड़ता था उतनी तेज बच्चा चीखता था, नन्हा सा बच्चा, और वो अल्टीमेटली दम तोड़ देता था जब तक वो अपने पॉइंट पे पहुंचेगा ऊंट, तब तक उसे दौड़ाते थे। इसकी बड़ी भर्त्सना हुई पूरे विश्व भर में कि बच्चों के साथ ही जाती हुई, तब ये बंद हुई ऊंट दौड़। तो वो बच्चों के साथ किया जा रहा है। और देखिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मुझे जो फांसी चढ़ाता वो चढ़ा दे, कि ये इस कदर नर पिशाच टाइप के लोग हैं दुबई के, मतलब पूरे सऊदी के, कि इनमें दया ममता अपने बच्चों के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, और किसी के लिए क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल? अभी मुझे एक लड़की फ़ोन करती है, पढ़ी लिखी है, हाँ। हाईली एजुकेटेड है, और इस कदर डरी हुई है। अभी दुबई से उसका हस्बैंड वापस आया, हाँ। और वो इस कदर मुझे बराबर मैसेज कर रही है कि आंटी मेरे साथ कुछ होगा तो नहीं। मैंने कहा बात क्या है? बोली कुछ नहीं, मैं इंस्टा चला रही हूँ। अब तो मैंने बंद कर दिया उनके आने से पहले ही। हाँ। लेकिन वो अगर उन्हें पता लग गया तो मुझे मार देंगे। मैंने कहा क्यों मार देगा, ये भी कोई अपराध है? हाँ। तो बोले नहीं, फेसबुक तो मैं नहीं चलाती हूँ क्योंकि वो सबको दिख जाती है, पर इंस्टाग्राम में चलाती थी, कभी कभी देख लूँ। मैंने कहा तुम अपने भाई को कहना अगर कोई बात हो। नहीं भाई तो मुझे पहले मार देगा, क्योंकि हमारी मज़हब में ये। मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ जो जो इस समय पीएचडी कर रही है, उसमें कर रही है कुछ मेडिकल साइंस में कुछ कर रही है। वो उस लड़की की मैं बात कर रही हूँ, और जो इतनी सचेत है कि एक बेटे के बाद उसने कोई बच्चा नहीं पैदा किया, और उसका पति भी हाईली एजुकेटेड है। सोचिए, तो जहाँ जिस कम्युनिटी की गलत बात है वो है। और ये सऊदी में जो लोग हैं वो उसी मानसिकता से होकर यहाँ जाते हैं, उसी मानसिकता से कि वही औरत को कस के दबाओ, दूसरे धर्म की औरतों को बिल्कुल निकृष्ट समझो। ये वो लोग हैं, हम मर्ज करके चल रहे हैं। जो इंडियन लोग हैं वो कम से कम ऐसे नहीं हैं। लेकिन ये जो बाहर घूम घूम के आ रहे हैं, जिनके आधे उधर के हैं आधे इधर के हैं, मिली जुली सब, वहाँ हमारी बहन ब्याही है, वहाँ हमारी बेटी ब्याही, उनकी हमारे यहाँ ब्याही, इनकी यहाँ शादी वादी तो सब पाकिस्तान से भी यहाँ हो रही है, दुबई से भी हो रही है। ये वो लोग उस मानसिकता को कैप्चर करके आते हैं कि दूसरे धर्म की औरत वो कुछ मायने नहीं रखती, ये तो बेकार है, घूमती हैं सिर उगाड़ के घूमती हैं दुनिया। मैं आपको ऐसी ऐसी लड़कियां दिखा दूं कि जो बेहद पढ़ी लिखी हैं, वो भी इस कदर डरती हैं और कानून का कहीं से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं, उनके साथ कुछ भी होता रहे। तो उन लोगों को कहिए जो कहना खराब है, बुरे वो हैं, डरती हैं कि वो उन्हीं को मार देंगे आके। और मार देंगे आके। इतना डरी हुई है। अभी परसों आया उसका हस्बैंड, और वो इस कदर डरी हुई है, कुछ होगा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं, पिछले मेरे कोई पता तो नहीं लग जाएगा कि मैंने एक साल में आ रहा है वो, एक साल में मैंने बहुत लोगों से चैट की है। हाँ। मेरे 150-200 फ्रेंड लिस्ट में हैं, फॉलोवर हैं उसमें। क्या सोशल मीडिया में आज भी लोग, जैसे क्या है, फंसाया जाता है लोगों को मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू, तो ये सोशल मीडिया में भी क्या एक रैकेट फैला हुआ है? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। ज़्यादातर लड़कियां जब भी मेरे पास कोई आई तो मैंने पूछा कि सोशल मीडिया के ज़रिए मिली थी। हाँ जी, ये मुझे समझ नहीं आता। अच्छा। हाँ, और फिर मेरी शादी की बात हो गई थी सोशल मीडिया पे ही? सोशल मीडिया पे हो गई। मैं क्या तुमने उसको देखा था कि नहीं? कुछ ऐप हैं जो चल रहे हैं, जिन ऐप्स पर लड़कियां बैठती हैं, बदले में कमाई भी होती है। हाँ। कुछ कॉइन्स मिलते हैं, और वहीं पे इन लड़कियों को फंसाने वाले लड़के भी हैं। और वो लड़के भी नहीं हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं वो लड़के हों। जब वो मिलते हैं तो पता लगा वो 50 साल का आदमी है, क्योंकि वहाँ किसी की फ़ोटो नहीं दिख रही। किसी ने अपनी पुरानी लगा रखी है, कब की लगा रखी है, और वो न्यूड सेमी न्यूड हर तरह की फ़ोटो मांगते हैं। और वो कहते हैं कि ये डाटा यूट्यूब के पास जाकर मर्ज ख़त्म हो जाता है,
ऐसा नहीं है अच्छा। ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एआई का ज़माना कब कहाँ यूज़ हो जाए कुछ पता नहीं है। तो वो आपकी सब चीज़ें वो अपने बॉन्ड में लिखते हैं कि नहीं आपका डाटा सुरक्षित है, पर नहीं है। और कभी कभी आप गौर करके देखना मेरे कहने से, कि जैसे गूगल आपको सुनता हाँ है ना, हाँ आपने किसी एक विषय पे बात की, हाँ। फ़ोन चल रहा है आपका, वही रीलें आपके सामने आने लगेंगी, हाँ है ना, 100%। लगातार आने लगेंगी। हाँ तो फिर आपकी चीज़ों को कैसे नहीं कर रहा है। तो ये ऐसा वो हो गया है कि जिसमें कभी कहेंगे कि आप कपड़े उतारिए, कभी प्यार का इजहार करेंगे, चलो मिलते हैं, शादी करेंगे, शादी तक बात आ जाती है। और जब मिलने की बात आए तो फिर या तो वो गायब, या फिर वो दिखेगा तो बूढ़ा आदमी है, किससे शादी करें, कौन है। फिर निकल नहीं पाती क्योंकि इतनी अश्लीलता कर चुकी होती हैं कि वापस लौटने का रास्ता ही नहीं है। तो वो बहुत है, ये इंस्टा के ज़रिए बहुत लड़कियां फंस रही हैं। ये इमिग्रेशन के में फंसती नहीं है लड़कियां, जैसे बहुत स्ट्रांग होता है इमिग्रेशन भी वहाँ, जैसे अगर हम बात करें यूएई की, तो वहाँ पे तो अकेली लड़कियों से प्रॉपर्ली सवाल वो थोड़ी पूछा जा जाता रहे हैं, है। वो थोड़ी जा रही हैं लड़कियां, वो तो वो आ रहे हैं अच्छा जो चाहे व्यापारिक मोड में आए, चाहे एजुकेशन मोड में आए, वो अच्छा। किसी भी उसमें आए, या अपनी रिश्तेदारी के उसमें आए, या भारत घूमने के नाम पे आए, हम्म तो वो लोग आ रहे हैं ना। ये हम्म लड़कियां कहाँ जा रही हैं, हम्म वो निकल ही नहीं सकती हैं, कैसे निकलेंगी। हम्म और यहाँ भी तो उनका फैमिली का प्रेशर है, क्यों जाएंगी। हम्म बहुत ख़राब है, ये बहुत ख़राब हालत है। मैं आपको ताज़ा तरीन एक बताती हूँ जिस पर अभी हमारा काम चल रहा है। एक महिला हमारी परिचित हैं, हम्म उम्र दराज है। हम्म उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की शादी करता हूँ। हम्म कहा, बेटा तो तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में रहता है। हम्म बोली हाँ। तो मैंने कहा उसकी तो शादी हो रखी है। बोले हाँ शादी तो है, बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने कहा बच्चा, मैंने तो सुना उसके शायद कोई बच्चा भी है। बोले एक बेटी है, वो तो बड़ी हो गई। अब मैंने कहा फिर। बोले उसकी बीवी को बच्चे पालने नहीं आते, इस बच्चे को मेरे बेटे नहीं पाला है, इस लड़की को भी, उसकी पॉटी भी धोना, उसके कपड़े बदलना, सब काम इसने की। तो मैंने कहा एक झंझट और क्यों लेना चाहती हो कि फिर से बच्चे को कोई पालने के लिए। बोले ना करा दो। मैंने ऐसे ही रैंडमली उसको, एक लड़की को तैयार किया अपनी वॉलंटियर को। मैंने कहा बात कर, क्योंकि उस महिला को तो मैं आज से नहीं, और एक रेप्यूटेड पोस्ट से वो रिटायर्ड हैं, उनके हस्बैंड भी। हाँ तो कौन से पोस्ट से आप? टीचर थी। अच्छा और उनके हस्बैंड भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में थे, रिटायर्ड। अब तो वो नहीं रहे। तो उनका कहा बेटा भी ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए जब उस बेटे से बात होती है तो हमने लड़की को कह दिया था कि बात करके उससे कहा एक फ़ोटो भेजो, मैं आपको जब भेजूँगी अपनी। उन्हें फिर फ़ोटो भेजी, वो लगभग 50 साल का आदमी, सिर पे एक बाल नहीं है। हाँ भाई फिर इसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपने, मेरी तो ज़रूरत है अपनी वाइफ की, और बेटी की भी तो भेज दो। तो बेटी ये होगी ऐसे 20-22 साल की। हाँ तो बोले आप बताओ क्या चाहती हो आप मेरे से। तो उसने कहा मैं पूछना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हो, आपकी तो बेटी भी है, बीवी है, हाँ वो मुझे एक्सेप्ट क्यों करेगी। हाँ ऑस्ट्रेलिया आप मुझे ले जाने को कह रहे हो, तो मुझे किस हैसियत से ले जाओगे, नौकरानी बना के। हाँ भाई आप अपने पासपोर्ट वीज़ा में तो मुझे बीवी डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ शादी आप वहाँ के कानून के अनुसार मुझसे कर सकते हैं, इंडिया थोड़ी है कि कोई भी कर लिया किसी से भी हाँ और रह रहे हैं, वहाँ कर नहीं सकते। तो फिर मुझे नौकरानी बना के रखेंगे। हाँ मैं तो यहीं रहूँगी मेरठ, और आप आते रहना। हाँ तो बोले अच्छा क्या चाहती हो। बोले मुझे एक मकान दे दो और महीने का खर्चा दे दो मुझे, अच्छा। तुम आते रहो। तो लड़की ने कहा। ओह माय तो क्या बोलता है, नहीं वो तो हमने उससे कहलवाया सर। तो बोलता है हाँ अरे पहले बच्चा हो जाए तो फिर मकान भी कर दूंगा नाम, जो मम्मी वाला मकान है वो आपके नाम कर दूंगा। अच्छा तो उसने कहा नहीं हुआ बच्चा, तुम 50 साल के हो और मेरी तो उम्र अभी 28 साल की है, मुझे तो बेबी हो सकता है, लेकिन तुमको नहीं हुआ तो फिर मुझे धक्का मार के निकाल दोगे तुम अपनी ज़िंदगी से। मैं कुछ और काम जो अब भी कर रही हूँ वो भी नहीं कर पाऊँगी फिर। नहीं वो देख लूँगा मैं। मैंने कहा मुझे दोबारा फ़ोन मत कर देना अब, आज के बाद मकान नाम करता हो तो बात करियो। तो तू तो रात बुतर आई ऐसे। बाद में हम बहुत हंसे, हालांकि मैंने कहा बहुत सीरियस है ये मैटर कि एक आदमी आपको क्या बना के ले जाना चाहता है, अपनी कीप या नौकरानी या क्या। यह उम्र पर मेरी पत्नी मेरे साथ सोती नहीं है। अब बताइए आपको एक सोने के लिए एक औरत चाहिए इंडियन, तो इंडियन औरत की ये हैसियत कर दी इन लोगों, जो इंडिया से ही गए हुए लोग। इंडिया में स्पाज में भी ऐसा है काफी खुल्लम खुल्ला जो हाँ वो कैसे चल रहा है? क्या इसमें पुलिस भी मिला हुआ है साथ में? देखिए मिला हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिए कि आप किसी की निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर सकते।
पर ये तो बिजनेसेस है प्रॉपर जो ये हाँ पास तो चल कैसे रहे हैं। साबित करेंगे? हम तो बहुत सारी रेड कराई हमने अपने शहर में, तो खुलने नहीं दे रहे हम तो बदनाम हुए पड़े हैं। हम नहीं खुलने दे रहे हमारे शहर में, तो हम ना मसाज पार्लर खुलने देंगे ना स्पा सेंटर खुलने देंगे। जिसको स्पा सेंटर खोलने का, स्पा में जाने का शौक है, या उसके पास इसका मतलब इतना पैसा है कि वो स्पा की भारी भरकम फीस भर सकें, तो अपने घर पे जकूज़ी लगवा सकते हैं। फिर भी आपको कुछ और करना है तो आप प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जा सकते हैं। वहाँ आपको मड थेरेपी दी जाएगी, कटी स्नान कराया जाएगा, वाष्प स्नान कराया जाएगा, खुले में कराया जाएगा। आपको धूप, पानी, हवा सब लगेगा। आप ठीक से अपने आप को सर्वाइवल में महसूस करेंगे। तो उन बंद कमरों में जाके आप क्या करना चाहते हैं? फिर दूसरा यूनिसेक्स पार्लर्स और यूनिसेक्स ये सैलून, ये मुझे समझ नहीं आते मसाज पार्लर्स क्यों? औरत मर्द और फिर औरतें करेंगी मर्दों की मसाज, अब मर्द करेंगे औरतों की। तो मैं तो अपने यहाँ नहीं छोड़ रही, डायरेक्टली सामने नहीं आ रही हूँ, पर मैं करा देती हूँ, यहाँ भी करो, यहाँ भी करो। और हालात इतने गंभीर हैं इस समय इस इंडस्ट्री को, ये इंडस्ट्री है हाँ इसको लेके, कि आप गुड़गांव में चले जाओ, दिल्ली में देख लो, पूरे में लड़कियां खड़ी हैं हाँ। खूब। जहाँ जंगल सा है वहाँ जंगल में अंदर झोंपड़ी बना रखी है, बाहर एक औरत तय करती है, चले जाओ झोंपड़ी में, गाड़ी खड़ी कर जाओ, सेफ है। मैं अपने छोटे शहर की कह रही हूँ, मेरे छोटे शहर में दिल्ली बस अड्डे के सामने मुंह बांध के औरतें खड़ी हैं। शिकायत 1000 बार कर चुके हैं वो रोडवेज वाले भी मुझे, कि बहन जी कुछ करो इनके लिए। मैंने कहा मैं कैसे करूँ? मुंह बांध के खड़ी है मतलब? वो बांधे रखती, कोई पहचाने ना, दुपट्टा बांध के। लेकिन जिसको पता है वो तो पता है ना, अब तो हमें पता है, हम भी उनकी रोज़ फ़ोटो करते हैं, वीडियो करते चलते हुए। तो कोई स्कूटी बैठी है, कोई कहीं भी बैठी है, खड़ी है, चबूतरे पे बैठी है। 10 से 5 वो ऐसे आती हैं घर से। जब हमने उनसे पूछा कि तुमको शर्म नहीं आती? घर वाले नहीं पूछते? कहते जी हमने तो क्या रखा, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और पैसा आता किसको बुरा लगता है? क्या किस कदर बढ़ गया है। और उससे 2 फ़ायदे हो रहे हैं, उनको तो पैसा मिल ही रहा है, सामने जो होटल्स हैं, सस्ते होटल जैसे होते हैं इनके सामने, उनको उनकी आमदनी बढ़ रही है। दिन भर में अगर 4 बार कस्टमर के साथ चलेगी तो उनके पैसे बन गए अच्छे खासे। तो ये ऐसी इंडस्ट्री को धीरे धीरे, इसमें कुछ नहीं लगा रहा कोई, अपनी देह को लगा रहे हैं, दूसरा आपकी देह को लगा रहा है और पैसा कमा रहे हैं। और फिर लड़कियां कह ही रही हैं कि माई बॉडी माई चॉइस। मल्टीपल बिजनेसेस इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री को फ़ायदा मिल इंडस्ट्री को गया। फ़ायदा मिल रहा है, बिल्कुल पूरा मिल रहा है। टैक्सी हैं, इनको पता है कि आपको कहाँ छोड़ना है, वो आपको बताते हैं कि ये जगह ज़्यादा मुफीद है, यहाँ पुलिस भी कम आती है, थोड़ा सस्ता भी मिलेगा, वहाँ आपको छोड़ देंगे। और फिर जब लड़कियाँ ये हो गई कि खुद से कहने लगी कि आई एम ए प्राउड रंडी, इससे ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है? अगर आप प्राउड रंडी हैं तो मैं फिर कह रही हूँ कि आओ एक बार मैं दिखाती हूँ रंडी होना क्या होता है। हर पल मरना रंडी होता है, कि वो जी रही हैं, चेहरे पे कोई भाव नहीं है, खाते समय कोई आनंद का अनुभव नहीं है, कोई उनके पास समय नहीं है कि जब वो विरक्ति दिखा सकें। अगर वो प्लेजर वॉइस नहीं करती तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है कि दूसरी लड़की तो ये ठंडी है। उनके पास ना करने का ऑप्शन नहीं है। वो अगर थोड़ी सी जिद करें तो उनकी इंटरनल पार्ट्स में मिर्ची डाल दी जाए, चूना डाल दिया जाए कि वो मर जाएं तड़प के, या पैर के अंगूठे से कोई, क्योंकि उसकी सेक्स करना नहीं है 60 साल के आदमी के, और वो पैर का अंगूठा डाल के उसकी चीखों में अल्टीमेट प्लेजर महसूस करे, वो रंडी होना होता है। तो मैं उस लड़की को मैं बार बार पूछती हूँ कि बेटा जहाँ भी जिसकी भी हो तुम, जो भी हो, आओ मैं दिखा देती हूँ एक बार रंडी होना क्या होता है। 1000 बार मरती है दिन भर में, 1000 बार गोलियाँ खाती हैं, क्योंकि मर्द की एक लिमिट होती है, औरत की कोई लिमिट नहीं है। तो 15 से 20 बार भी कस्टमर अगर उसके पास आता तो वो क्या मना करेगी? दर्द से करहा रही है, चिल्ला रही, कुछ नहीं, नशा कर लो, चलो 2 गोली खाओ, 1 गिलास ये पी लो, जाएगा ठीक। 24 घंटे का काम है ये एक। कस्टमर भगवान है वहाँ, जब आ जाए तभी एंटरटेन करो, कोई समय आपके लिए बाध्यता नहीं है, तब आप नहीं करेंगे। ये होता है रंडी होना। लोग गाली दे देते हैं, लेकिन ये गाली पूरे समाज के मुंह पे थप्पड़ है कि आपने उनको बनाया, आपने उनको गाली बना दिया। वो स्त्री हैं पर आपने उनको स्त्री नहीं छोड़ा, केवल उनको रंडी बना दिया। सोच के देखिए कि जब किसी भले घर की लड़की को वहाँ भेज दिया जाता है और वो इस हालत में हो,
कितनी बार उसको अपना घर याद आता होगा, कितनी बार वो सम्मान, वो प्यार, वो घर वालों का सब संस्कार याद आते होंगे, कैसे मुश्किल से भूलती होगी, लेकिन नहीं भूलती। जब मैं एक लड़की को निकालती हूँ, एक लड़की मैंने निकाली, उसके बाल कटे हुए थे, तो उसे नीचे उतरती उसे ध्यान आया कि आपके पास कोई दुपट्टा है? हाँ, मैं रखती हूँ हमेशा। मैंने कहा हाँ बेटा रखा है मैंने। वही ढक दो, मेरा भाई देखेगा तो बाल कटे हुए हैं, मुझे डांटेगा। 5 साल बाद वो मिल रही थी भाई से, तब भी उसको ये याद था कि मेरा भाई देखेगा तो उसे कटे बाल मेरे अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये लड़कियों के घर से ही इतना उनको दबा के रखा गया है, और कई बार जब वो बाहर निकल जाती है तो उनको वापस घर कैसे आना है ये रास्ता उनको नहीं पता कि वो आना ही नहीं, वहाँ से कैसे आ सकती हैं? वहाँ से आने का कोई रास्ता नहीं, उन सीढ़ियों में जाने का रास्ता है, आने का नहीं है। आने का कोई भी रास्ता नहीं। आने का होता तो बाजार आबाद ही ना होते। और फिर मैं उन्हें नहीं मानती कि वो ख़राब औरतें हैं, बुरी औरतें हैं, मैं नहीं मानती। बुरे तो वो लोग हैं जो उनके पास जा रहे हैं। तो कहती है कि हमारी तो दुकान है, लोग आ रहे हैं तो ये चल रही है, अगर नहीं आएंगे तो हम कुछ भी करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, बर्तन मांजेंगे, कुछ भी करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई है। और सबसे ये तो मजदूर जो हमारी तयशुदा मजदूरी है वो भी फॉलो नहीं होती। सोच के देखो। मैं आपसे शॉर्ट फॉर्म में कुछ आंसर्स लेना चाहती हूँ ताकि एक लाइन में लोगों को समझ में आए। आपको एक लाइन में बताना है ताकि जब ये कोई देखे तो लोगों को समझ में आए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बिगेस्ट मिथ अबाउट ट्रैफिकिंग? ये कि लड़कियां अपनी मर्जी से भी करती हैं, भाग जाती हैं, कोई नहीं भागता। सच बताते ज़्यादातर ये सोचती हैं, जैसे किसी की लड़की गायब हुई उसको ढूंढने में बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, थोड़े समय के बाद भाग गई, मर गई हमसे, नहीं पता कि वो 1000 बार मर रही है कहीं और। मोस्ट वल्नरेबल एज ग्रुप? देखिए अभी तो 15 दिन का बच्चा गायब हो रहा है तो क्या करूँ बताइए, और उस सेफ जगह से गायब हो रहा है जिस पे लोग भरोसा करते हैं, हॉस्पिटल से गायब हो रहा है, क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी बस 15 साल तक की उम्र, 0 से 15 साल तक की उम्र बेहद खतरनाक है। वन सोशल मीडिया ऐप जो पेरेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए? अपने बच्चों का इंस्टाग्राम जरूर देखिए, ज़रूर, और एक वो स्नैपचैट ज़रूर देखिए। 2 चीज़ जिद करके देखिए, प्यार से देखिए, कैसे भी देखिए ज़रूर। वन रेड फ्लैग जो हर पेरेंट इग्नोर कर देते हैं? बच्चा जब अकेले में रहने लगे और आपसे चिढ़ने लगे, अगर आप उसकी प्राइवेसी नाम की जो चीज़ है उसे भंग करते हैं और चिढ़ने लगे, समझ लिया आप अलर्ट हो जाएं। वन थिंग जो स्कूल्स को इमीडिएटली सिखाना चाहिए? पहले तो ग्लोबल सिग्नल, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी खतरे में आप हैं तो किसी की भी तरफ करिए, और ऐसी वर्कशॉप आयोजित करने की ज़रूरत है कि जहाँ पेरेंट्स को और बच्चों को बिठा के एक साथ बात की जाए उनके साथ। वन थिंग जो हर इंडियन पेरेंट को ज़रूर जानना चाहिए? रूट कॉजेज, कैसे बच्चे को फंसा के और कहाँ पहुँचाया जाता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि ध्यान रख सकें कि हमारे इर्द गिर्द तो नहीं। कई बार मैंने सुना है स्ट्रेंजर से ज़्यादा क्या अपने ही घर परिवार के लोग बिल्कुल, होते हैं जो शामिल होते हैं? बिल्कुल, स्ट्रेंजर पे तो आदमी आसानी से भरोसा भी नहीं करेगा। हाँ। अपने ही घर परिवार के सबसे ज़्यादा होते हैं, अपने आसपास के, अपने जानकार, अपने फैमिली फ्रेंड्स, इन लोगों से भी आपको खतरा है। एक मिथ या रियलिटी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या हर मिसिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग का विक्टिम होता है? चाइल्ड से मतलब? मिसिंग चाइल्ड मतलब कोई भी मिसिंग चाइल्ड होता है, जैसे कोई बच्चा खो गया, तो क्या वो ट्रैफिकिंग का ही पार्ट होता है? बिल्कुल, और कहाँ जाएगा अपने आप अकेला बच्चा? तो ये मिथ, वो ये तो रोता भी रियलिटी सूखता है। किसी को भी दिख जाएगा, वो ट्रैफिक हो जाता है तभी तो सड़क पे कभी नहीं दिखता। ट्रैफिकर्स क्या सिर्फ गरीब लोग होते हैं? नहीं, जो इसके केयर टेकर हैं वो सब पैसे वाले लोग हैं, वो कमा रहे हैं इससे। ये तो जो निचले तबके के लोग हैं ये तो उनके मामूली से स्टेक होल्डर्स हैं, बस मिलके उनको 1500 रुपये आज एक्स्ट्रा आमदनी हो गई। पुलिस कुछ नहीं करती? ना, बिल्कुल भी नहीं। सोशल मीडिया ट्रैफिकिंग को बढ़ा रहा है। 100%। पेरेंट्स इजीली पहचान सकते हैं कि उनका बच्चा टारगेट हो रहा है? हाँ बिल्कुल,
बहुत ज़्यादा आपने फ़ोटो डालना, आप स्नैपचैट देखिए उसकी, जब वो बहुत ज़्यादा अजीब तरह के फ़ोटो डालने लगे, अजीब तरह की एक्सप्रेशंस देने लगे, तो समझ लीजिए वो किसी को दिखा रहा है, लड़का हो या लड़की हो, किसी को दिखा रहा है। और क्या होने वाला उसके भविष्य में कोई नहीं जानता। रेस्क्यू के बाद प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लगभग। क्या इंडिया ट्रैफिकर से जीत रहा है या हार रहा है? हार रहा है जानबूझ के, कुछ करना ही नहीं चाह रहा इंडिया, बस कोई सामने नहीं आना चाह रहा। हर कोई चाहता भगत सिंह पैदा हो किसी दूसरे घर में, अपने में नहीं। और हार नहीं माननी है हमें। मैं फिर कह रही हूँ आपके ज़रिए कि हार नहीं माननी है। कुछ लोग हार मान गए हैं, जैसे मैं पीयूष मिश्रा साहब को फॉलो करती हूँ, वो कहते थे अब तक कि वो आरंभ है प्रचंड और ये सब चीज़ें वो कहते थे, और ये भी कहते थे कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। बात भी सच है, लेकिन आजकल मैं उनका नया देख रही हूँ जो उनकी हार को मुझे डिफाइन कर रहा है कि भगत सिंह गए छुट्टी पे, टॉम क्रूज को लाओ। मैं उनसे बार बार लिख रही हूँ उनके उस पर, हमें टॉम क्रूज नहीं चाहिए, हमें भगत सिंह ही चाहिए। बस मैं एक इतनी सी बात सभी पेरेंट्स से, सभी टीचर्स से, देखिए पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि घर पहली पाठशाला है, दूसरी पाठशाला तो है ही पाठशाला। सबसे पहले मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि अपनी खुशियाँ, अपने दर्द सब त्याग दो एक बार के लिए, कुछ समय के लिए। 15 साल का बच्चे को होने तक आप उस पर ध्यान दो। हमको याद नहीं पड़ता कि हमारी माँ कभी हमसे अलग हुई हो, रात्रि भर भी कभी हमको अकेला छोड़ा हो, रात को हमको सीने से ना लगा के सुलाया हो, तो ये, और हम सुकून से ना सोए हों, क्योंकि हमें ये आभास होता है कि हैं हमारे पास, हमारे फादर भी हमको देख रहे हैं, हमारी माँ भी है। वो सुकून हमने अपने बच्चों को भी दिया, आप भी दीजिए, अगली पीढ़ी अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। ये सुकून देंगे, उनको कोई इंस्टा नहीं चाहिएगा, कोई स्नैपचैट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिएगा। और प्रेरित करिए कि अच्छी चीज़ें डालो, कौन मना कर रहा है, इंस्टाग्राम पे भी बढ़िया सी चीज़ें डालो, मोटिवेट करो लोगों को, कुछ अपने बारे में अच्छा करो। लोग अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना रहे हैं, और फिर भी मैं एक चीज़ पे भी भरोसा कर रही हूँ, पता नहीं आप लोग देखते हैं नहीं देखते, अश्लील रील आती हैं ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा जो दर्शक हैं वो उन गांव देहात की रील्स के हैं, जो बहुत ही हमारे नोएडा जैसे गांव के आसपास के, मेरठ जैसे आसपास के लोग जो फनी बना रहे हैं, चाहे वो पापा की परी हो, या वो अमन भाटी हो, या हमारे यहाँ का वो ज़काती हैं शादाब, ये 10 रुपये के बिस्किट वाले, और इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो अभी वर्ग बचा, अभी हमारे पास उम्मीद की किरण है कि वो वर्ग बचा है कि जो इन रील्स को देखना चाहता है। जब भी टेंशन हो, मैं खुद देखती हूँ, जब मुझे समय, मेरे पास समय नहीं होता, लेकिन जैसे ही मुझे समय मिले तो मैं सोचती हूँ कि वो कहीं से रील मेरे सामने आ जाए, तो देख के थोड़ी देर हंसा जाए, चलो बस। तो कोशिश करो कि अपने बच्चों को उन रील्स की तरफ, भले ही मोड़ दो, देखना है तो ये देख लो, और उसमें अच्छी चीज़ें भी दिखा रहे हैं कि जॉइंट फैमिलीज़ हैं, फैमिली में माँ बच्चों पे धड़ाधड़ थप्पड़ बजा रही है ना, ये भी दिखाया जा रहा है कैसे काम के लिए कह रही है। ये कोई, देखिए कोई माँ बाप जब मारता है वो उनका मार नहीं होती, वो उनका प्यार होता है, और आपको सेफ करने का एक रास्ता होता है, बस उसको समझिए। बस इतना मेरा कहना ज़रूरी है। अपने बच्चों को बचाइए, आप ही के बच्चे आपके हाड़ मांस से बने हुए हैं, जितना आप उस पर ध्यान दे सकते हैं हम शायद नहीं। थैंक यू सो मच।